अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू नो कि हमारा जो पेपर हुआ था टेस्ट सीरीज जो हमारी फेज सेकंड चल रही है, इसका एग्ज़ाम हुआ था लास्ट संडे को, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं इसका इंट्रैक्शन नहीं दे पाया। बेसिकली मैं बाहर गया हुआ था और वापस आने के बाद थोड़ा सा बीमार भी मैं हो गया, तो इस वजह से इसमें थोड़ा डिले हो गया। अच्छा, और दूसरा पॉइंट, अब हम एक पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया हुआ था। तो मैं एक पॉइंट आपको फिर से कन्वे करना चाहता हूँ कि ये पेपर जो है, इसकी लेवल जो पेपर जो मैं सेट करता हूँ आपका ये सेकंड फेज का, इसकी लेवल थोड़ी सी अच्छी मैं रखता हूँ, थोड़ी हाई लेवल रखते हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस इसमें तो हाई लेवल के रखते हैं ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट आउट हो जाए। पिछले एग्जाम में अगर हम नीट का पेपर देखेंगे, वो पेपर भी थोड़ा मुश्किल आया था, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन जो मैं वो सेट कर लेता हूँ। सो अगर आपका मेरिट थोड़ा सा कम भी होता है, ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमने आपको रखे थे पेपर में और आपने कैसे इनको टैकल किया हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आ रहा है, दैट ए रॉड इज हिंज्ड एट पॉइंट पी। एक रॉड को हमने पॉइंट पे हिंज किया हुआ है, वर्टिकली स्टैंडिंग अपवर्ड, जो कि राइट अपवर्ड है, ठीक है, ऊपर की ओर है। ड्यू टू द स्लाइड जर्क, इस रॉड को हम स्लाइड जर्क देते हैं और रॉड स्टार्ट्स टू कम डाउन, ये नीचे आना स्टार्ट कर लेती है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर टर्निंग थ्रू एन एंगल थीटा इज। हमें बताना है रॉड की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जब इसने थीटा एंगल टर्न किया हुआ होगा, यानी वी सिंपली हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट दिस वेरी लोकेशन। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आप जानते होंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दैट इज के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियली रॉड रेस्ट में थे, इसको स्लाइड जर्क मिला था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो होगी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, बिकॉज ये स्टैंड थी। इनिशियल पोटेंशियल जो रॉड की जो होगी, आप जानते होंगे पोटेंशियल जो होगी mg/L/2 है ना, लेंथ का हाफ लेना होता है, सेंटर ऑफ मास की हाइट लेनी होती है ग्राउंड से, mg/L/2। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी रॉड की आएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंड फाइनल पोटेंशियल जो होगी, फाइनल पोटेंशियल के लिए हाइट आपको बेसिकली ये कंसीडर करनी पड़ेगी, इसका सेंटर ऑफ मास अभी ग्राउंड से किस हाइट पे होगा। तो बच्चों ये अगर L है तो ये L/2 हुआ, दिस इज L/2 है ना। L/2 को अगर रिजोल्व करेंगे, यहां से आएगा L/2 cos थीटा है ना, ये वाला, और ये आएगा L/2 sin थीटा। सो मुझे यही हाइट लेनी है ना, यही हाइट लेनी है, यानी L/2 का ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, यानी L/2 cos थीटा। अब बताइए इस रॉड की पोटेंशियल जी आपकी बार क्या होगी, mg L/2 cos थीटा के बराबर, बिकॉज ये एंगल थीटा नहीं है, ये वाला एंगल थीटा है। तो बच्चों मुझे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल, दैट इज सिंपली mg L/2 into cos थीटा। नाउ अब इसको सॉल्व हमें करना है, इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज सिंपली mg L/2, ये आएगा 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस, आप जानते होंगे ml²/3 होता है, ml²/3 into ओमेगा स्क्वायर प्लस आएगा mg L/2 cos थीटा, राइट। अब देख लीजिए, अगर हम देखेंगे m m m कैंसिल हो जाएगा, थ्रू आउट l l l भी कैंसिल हो जाएगा। सो m m और m कैंसिल हो गया, l l l विल कैंसिल आउट। तो सिंपली हमें ओमेगा निकालना, तो यहाँ पे आ गया आपका g/2, ठीक है, यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर l डिवाइड बाई 3 इंटू 2 है ना। इनफैक्ट यहाँ 2 भी कैंसिल होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच्चों g आएगा, इट इज सिंपली L/3 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा g cos थीटा। g cos थीटा को इधर ले जाओ, फिर g कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा, सो दैट इज L/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा जो हमारा है, इसको हम थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। 1 माइनस cos थीटा इज ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा/2, यानी आंसर आएगा g इंटू ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा/2 है ना। 1 माइनस cos थीटा इज ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा/2, और यहाँ पे बच्चों आएगा L/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये 3 इधर चला जाएगा, 3 2 हुआ 6, ये बना 6g sin स्क्वायर थीटा, और L भी डिवाइड में है, इट इज ओमेगा स्क्वायर, तो स्क्वायर इस बार जाके रूट बनेगा, सो एंगुलर वेलोसिटी आएगी अंडर रूट ऑफ 6g/L, और साथ में sin स्क्वायर थीटा/2, सॉरी इट इज sin स्क्वायर थीटा/2, sin स्क्वायर थीटा/2। अब sin स्क्वायर थीटा/2 रूट से बाहर आएगा, तो आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 6g/L sin थीटा/2, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है, इट इज करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन, है ना। अंडर रूट 6g/L sin स्क्वायर थीटा/2 रूट से बाहर आके sin थीटा/2 बन जाएगा। So this is how we can solve this type of question, right? So now moving on to next question. 4 spheres each of mass m and radius r with their centers at 4 corners of a square. Question कह रहा है आपके पास एक स्क्वायर है, we have a square here,
आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर के चार वर्टिसेस पे चार स्फीयर्स रखे गए हैं। यहाँ एक स्फीयर रखा गया है, यहाँ दूसरा स्फीयर है, यहाँ और एक स्फीयर है, यहाँ और एक स्फीयर है। वे हैव 4 स्फीयर्स जिनका रेडियस आर है। हर एक स्फीयर का रेडियस आर है, हर एक स्फीयर का रेडियस आर, राइट। और स्क्वायर का एक साइड है एल, यानी साइड जो है वो एल है, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो एल है। अब क्वेश्चन कह रहा है देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज। हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग उस एक्सिस के अबाउट जो स्क्वायर का एक साइड बना रही है। यानी अगर हम एक्सिस ये रखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो आ रहा है 2/3 नहीं आ रहा है, कहीं पे हर जगह 5 आ रहा है डिवाइड में, यानी सॉलिड स्फीयर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr², राइट, 2/5 mr²। ये वाले का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी एक्सिस के अबाउट होगा 2/5 mr², ठीक है बच्चों। ये वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, बिकॉज हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है अगर हम देखेंगे एल है, यहां से यहां तक की दूरी है एल। सो हम इस स्फीयर के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब आप ही बताइए व्हाट इज ICOM? इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², राइट, प्लस आएगा m इंटू, बताइए दो एक्सिस के बीच में दूरी कितनी है l, तो आएगा l² के बराबर। सो ये हो गया इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लाइकवाइज इस स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम यही होगा, है ना। तो बताइए अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा? व्हाट इज टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एक तो इसका 2/5 mr² और इसका 2/5 mr², यानी 2/5 mr² प्लस 2/5 mr², है ना। एक तो इसका हो गया, इसका भी हो गया। अब इन दो का यही है ना, इसका ये है, इसका भी यही होगा, तो प्लस क्या आएगा, यानी मैं इसको डबल कह सकता हूं, या तो यही दो बार और लिखना पड़ेगा, यानी 2/5 mr² प्लस ml² प्लस 2/5 mr² प्लस ml², राइट। अब देखिए 2/5 mr² है 4 बार, तो यानी कहना सिंपली से इट इज 4 इंटू 2/5 mr² प्लस, अब देखिए अब ml² यहाँ पे आपका जो है ml² और ml² हुआ ट्वाइस ml², सो प्लस आएगा ट्वाइस ml², तो ये बन जाएगा 8/5 mr² प्लस ट्वाइस ml²। तो m अगर हम कॉमन निकालेंगे तो आंसर आएगा अगर हम m कॉमन निकालेंगे आंसर आएगा 8/5 mr², यानी ये प्लस 2l², यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही ऑप्शन है। यहां से कुछ नहीं करना, m आपको कॉमन निकालना। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r बताया गया है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका रेडियस r बताया गया है, ओके, इट इज रेडियस इज r, इसका रेडियस है r। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6 एंड हैविंग सेंटर ऑफ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज रिमूव्ड। यानी आपको यहां से जाना r/2 पे, r/2 डिस्टेंस पे जाना है। यहां पे आपने एक डिस्क रिमूव की हुई है जिसका रेडियस बताया गया है r/6, ठीक है। r/2 की दूरी पे आपने ये वाला पार्ट रिमूव किया हुआ है, ये वाला पार्ट आपने रिमूव किया है, ये वाला पार्ट जिसका रेडियस है r/6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ डिस्क क्या होगा, डिस्क के रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करते हैं, चूंकि डिस्क है मास छुपा होगा एरिया में, हम सिंपली क्या करते हैं, पहले पूरी डिस्क का एरिया लेंगे, ये पूरी डिस्क का एरिया होगा πr², फिर रिमूव्ड पार्ट का एरिया लेंगे, बताइए इसका एरिया कितना होगा, पाई इंटू r/6 का स्क्वायर, बिकॉज इसका रेडियस है r/6, तो ये बन जाएगा πr²/36, है ना। तो वो पहले पूरे का एरिया ले लो, वो πr² है, फिर रिमूव्ड पार्ट का एरिया निकालो, वो πr²/36 आया। उसके बाद यूजुअली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो सेम है उसको कैंसिल कर देते हैं, πr² जो है वो दोनों में सेम आ रहा है, पूरे एरिया में और इस एरिया में सेम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ 1 बचा, है ना, कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पे बचा 1/36। तो आप एज्यूम करेंगे अब ये वाले पूरी डिस्क का मास अगर 1 है तो ये वाले पोर्शन का मास 1/36। अब कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम क्या करते हैं, पहले पूरी डिस्क को रिप्लेस कर लो अपने सेंटर ऑफ मास से। पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, यानी यहाँ, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0। अब रिमूव्ड पार्ट को रिप्लेस कर लो अपने सेंटर ऑफ मास से, यानी यहाँ
जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r/2, 0। x कोऑर्डिनेट होगा r/2, y कोऑर्डिनेट होगा 0, r/2, 0। पहले पूरी डिस्क को रिप्लेस कर लो अपने सेंटर ऑफ मास से, फिर रिमूव्ड पार्ट को रिप्लेस कर लो अपने सेंटर ऑफ मास से। अब इनके मासेस जो आप रखेंगे वो रखेंगे क्या, 1 और 1/36। इसका मास रखेंगे 1, इसका मास रखेंगे 1/36, राइट। अब कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला यूज करनी है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, शाबाश, y का m1x1 यानी 1 × 0। चूंकि हम ये रिमूव कर रहे हैं तो माइनस लिखना पड़ेगा, क्या, माइनस m2x2 यानी 1/36 × r/2 डिवाइड बाई m1 माइनस m2 यानी 1 - 1/36, राइट। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आपका आएगा दैट विल बी 1 × 0 इज 0, ये बन जाएगा -r/72 डिवाइड में आएगा 36 - 1 हुआ 35 डिवाइड बाई 36, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा दैट इज -r/72 × 36 डिवाइड बाई 35। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 36 1s आर, 36 2s आर, तो आंसर आएगा -r/70। यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो लेफ्ट की ओर होगा, कितनी दूरी पे होगा, -r/70 पे होगा। अब चूंकि y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यानी सेंटर ऑफ मास जो होगा r/70 पे होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर है, सेंटर ऑफ मास। चूंकि ये वाला पार्ट हमने कट किया है, सेंटर ऑफ मास इधर चला गया होगा, कितना गया होगा, -r/70 पे चला गया होगा। Question number 4. Two blocks of mass 1 kg and 3 kg have position vectors this and this. The center of mass of this system. हमें निकालना है सेंटर ऑफ मास सिस्टम का क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो हमारा होता है RCOM, उसकी फॉर्मूला है RCOM हमारा होता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मेरी बेसिक क्वेश्चन है, तो m1 है 1 kg, इसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल का मास हमें दे रखा है 3 kg, इसका पोजीशन वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड में हमारा होता है m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 3 दैट इज 4। तो ये बन जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, है ना। फिर क्या आएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ये बन जाएगा 9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई 4, राइट। तो अब i वाले ऐड कर लीजिए, 9i प्लस i हुआ 10i, 10i बाई 4 हुआ 2.5i। अच्छा 2j और 6j, माइनस 6j प्लस 2j हुआ माइनस 4j डिवाइड बाई 4 हुआ माइनस 1j। 4 में साथ साथ डिवाइड करो, 3k प्लस k हुआ 4k बाई 4 यानी आया प्लस k। सो 2.5i माइनस 1j प्लस k। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली। एक बॉल आ रही है जिसका मास इतना दिया गया है, ये बॉल को स्ट्राइक करती है नॉर्मली एंड द कोलिजन इज इलास्टिक। हमें बताना व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल। बॉल में काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज आएगी। तो सबसे पहली बात, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है डेल्टा के, वो था बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। मान लो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ m इंटू वी फाइनल स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ m इंटू वी इनिशियल स्क्वायर। सो 1/2m हम बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, दैट इज सिंपली गिवन एज 10। लेकिन बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपने कोलिजन्स पढ़े होंगे, जब बॉल ऐसे आ रही है कि उस वेलोसिटी से ये जब वापस आएगी स्ट्राइक होके, देखिए ये वॉल जो है ना, वॉल अपनी वेलोसिटी रिटेन कर लेता है, वॉल की वेलोसिटी तो यही रहेगी। बट अगर इलास्टिक कोलिजन है तो बॉल जब वापस आती है, बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो होती है बॉल की जो एक्चुअल वेलोसिटी थी, बॉल की जो एक्चुअल वेलोसिटी थी प्लस 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द वॉल, अगर आपने कोलिजन्स पढ़े हुए। मैं प्रूव भी कर सकता हूं बट नो नीड। अगर इलास्टिक कोलिजन है, बॉल जब टकराएगी किसी वेलोसिटी से 10 से टकराई, तो टकराने के बाद बॉल की वेलोसिटी जो होती है, बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी जो थी यानी 10 प्लस 2 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द वॉल। वॉल की वेलोसिटी है 20, 2 टाइम्स 20 हुआ 40, यानी बॉल की वेलोसिटी क्या बनेगी, ये 10 है प्लस 2 इंटू 20 दैट इज 40, यानी 50 आएगी बॉल की वेलोसिटी कोलिजन के बाद। अब देख लीजिए बस क्वेश्चन हो गया खत्म, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। फिर तो यहाँ पे आएगा 1/2, बॉल का मास दिया है 50 ग्राम, शायद 50 ग्राम है, सो 50/1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। बॉल की फाइनल वेलोसिटी 50 है ना, अब बॉल की फाइनल वेलोसिटी है 50 स्क्वायर, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है 10 स्क्वायर। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा है।
तो यहाँ पे 0 कटेगा, ये बनेगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 और ये बनेगा 2500 माइनस 100 हुआ 2400, 2400 दो जीरोस कट हो गए, 2 1s are 2 12s are, so 5 into 12 is 60 joule. So this will be the change in kinetic energy. So kinetic energy में जो change आएगी वो 60 joule आएगी. Now question number 6. Two blocks of mass 1 kg and 3 kg are moving with velocities this and this. दो blocks जा रहे हैं, इनकी velocities दी गई है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है, हमें बताना मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में क्या होगा. देखिए सिचुएशन पहले मैं समझाऊंगा. पहले दोनों जा रहे हैं, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये तेजी से आगे बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा. तो जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, एक टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी जब स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया. मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चलने लगे. सो दैट मीन्स पहले ब्लॉक आएगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कुछ देर के बाद स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आया, फिर ये दोनों एक ही रफ्तार से चलने लगेंगे. सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़ा फेमस है. हमें स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना होता है, हमें दो चीजें यूज करनी पड़ती है, मोमेंटम कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो सबसे पहली चीज, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी यानी 2 into 1, और इसका भी तो मोमेंटम है, मास इंटू वेलोसिटी प्लस आएगा 3 into 1, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. फाइनली ये दोनों एक साथ जा रहे हैं एक ही वेलोसिटी से. सो फाइनल मोमेंटम होगा टोटल मास यानी 3 + 1 इंटू वेलोसिटी होगी v, है ना, कॉमन वेलोसिटी से अब ये जाएंगे. तो यहाँ पे आया 2 + 3 is 5 डिवाइड बाई 3 + 1 is 4, यानी इनकी कॉमन वेलोसिटी आई 5/4. यानी जब ये एक साथ चलेंगे फिर उनकी फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, कितनी होगी, 5/4 के बराबर. Now we will use conservation of mechanical energy because कोई non conservative force नहीं लग रहा है. So K initial plus U initial is equal to K final plus U final. Initial kinetic energy दोनों की है, एक ही की नहीं है, दोनों की है. तो इसकी kinetic energy क्या होगी, 1/2 mv², 1 into 2 square. और उसकी भी kinetic energy लेनी पड़ेगी यानी 1/2 into 3 into 1 square. Initial potential energy दोनों की जीरो होगी because spring initially relax है, तो कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, और दोनों ग्राउंड पे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी टेकन इक्वल टू 0. अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट विल बी 1/2 बिकॉज अब ये एक ही सिस्टम मूव कर रहा है. 1/2 मास होगा टोटल 3 + 1 दैट इज 4 इनटू कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर जो ऑलरेडी आपने निकाली हुई है. कॉमन वेलोसिटी जब इनकी होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो बनाएगा. सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 टोटल मास इनटू कॉमन वेलोसिटी स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल जो होगी हाफ ऑफ k² बिकॉज स्प्रिंग अभी कंप्रेस हुई होगी. बस v का वैल्यू डालेंगे, x का वैल्यू निकलेगा. सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा. सो इट इज 2² is 4, 2² is 4, 2² is 4, 4 + 3 आपका 7 आ गया. सो दिस इज 7 हियर. यहाँ पे आएगा 4, v का वैल्यू पुट करेंगे 5/4, 5/4 का स्क्वायर हुआ 25/16. आई होप कि आपको समझ आ रहा हो. v का वैल्यू पुट किया, v का स्क्वायर हुआ 25/16 प्लस आएगा बच्चों k² के बराबर. सो 4 1s are 4 4s are 16. अब इसको इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा 7 - 25/4 इज इक्वल टू k². k का वैल्यू है 75 और साथ में आएगा x². सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 7s are 28, 28 - 25 is 3. तो ये बन जाएगा बच्चों 3/4 और 75 नीचे आएगा इंटू 75 आपका आ गया x² के बराबर, है ना. सो यहाँ पे कैंसिलेशन अगर हम करेंगे, सो 3 1s are 3 25s are, तो x² का वैल्यू जो आपका आया वो आया 1/100 के बराबर, यानी x का वैल्यू आएगा 1/10. लेकिन ये मीटर्स में आएगा बिकॉज आपने सारा SI में लिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर्स में, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर यानी 1/10 इंटू 100 सेंटीमीटर. तो 0 0 जाएगा, आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. सो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले आप मोमेंटम कंजर्वेशन से आप वेलोसिटी निकालेंगे, कॉमन वेलोसिटी, उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से मैक्सिमम कंप्रेशन आप निकाल सकते हैं. सो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट है. Question number 7. A rigid body rotates about a fixed axis with variable angular velocity. Angular velocity variable है, ओमेगा दिया गया है. हमें बताना the angle through which it rotates become before coming to rest. जब ये रेस्ट में आएगा इसने कितना एंगल कवर किया हुआ होगा. तो रेस्ट में आने का मतलब है कि ओमेगा 0 बन जाना, है ना, एंगुलर वेलोसिटी का 0 बन जाना. सो हम पहले देखेंगे किस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी 0 बनेगी. ओमेगा आपको दिया गया है 3 - 5t. ओमेगा आप 0 डालेंगे, इट इज 3 - 5t. तो t का वैल्यू आपका आया 3/5.
सो ये वो टाइम है जिस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी जीरो बन गई, यानी जिस टाइम पे ये बॉडी रेस्ट में आ गई। अब हमें क्या निकालना, हमें बताना है थीटा कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ओमेगा आपको दिया गया है, व्हाट इज ओमेगा गिवन, दैट इज 3 माइनस 5t। क्या हम जानते हैं ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी? यस सर। सो ये बन जाएगा 3 माइनस 5t। सो डी थीटा जो आपका आएगा इट इज 3 माइनस 5t dt के बराबर। अब हमें टोटल एंगल निकालना, तो इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। तो इसको ये कटेगा, यहाँ पे थीटा आएगा, यही हमें निकालना है। और कितने टाइम के लिए आप इंटीग्रेट करोगे, 0 से 3/5, यानी आपको बताना है जितनी देर में रेस्ट में आएगा इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। तो टाइम का वैल्यू लेंगे 0 से 3/5 तक। ओके, सो थीटा का वैल्यू आएगा 3 का इंटीग्रेशन आपका 3t हो गया, 5t का इंटीग्रेशन हो गया t²/2। अब लिमिट्स डाल दीजिए, कहां से कहां, 0 से 3/5। अब t के बदले पहले अपर लिमिट आएगा, ये बनेगा 3 इंटू टी के बदले आएगा 3/5। फिर टी के बदले लोअर लिमिट 0 आएगा, वो लिखने की जरूरत है नहीं। माइनस आएगा बच्चों 5/2। अब टी के बदले अपर लिमिट आएगा, बट t² लेना है, तो ये बन जाएगा 3² इज 9 डिवाइड बाई 5² इज 25। सो दिस विल बी योर आंसर। तो आपका आंसर जो आया इट इज सिंपली 9/5 माइनस ये बन जाएगा 5 1 जार 5 5 जार 25, ये बन जाएगा 9/10 राइट। तो अगर इसको भी 10 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा 18/10 माइनस 9/10। So 18/10 minus 9/10 is 9/10. So this is the angular displacement 9/10, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही ऑप्शन है 9/10. So this is how we can solve these types of questions. आपको ओमेगा दिया था, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। ये याद रखिए जब भी ओमेगा से थीटा निकालना हो, ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी के बराबर। डी टी को इस पार ले जाओ, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, राइट। तो ये चीज आप कर सकते हैं। या अगर आप और भी कुछ तरीके, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन से करना चाहते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा मिलेगा। अल्फा आया 3 के बराबर, सॉरी अल्फा आया -5 के बराबर, देखो अल्फा मिल गया। ओमेगा को डिफरेंशिएशन करके अल्फा मिलेगा, है ना। उसके बाद आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सो कई तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने। ओके, ए फ्लाईव्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दिया है, इज रोटेटिंग एट स्पीड ऑफ दिस, ओमेगा दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। A tangential force at the rim stops the wheel in 15 seconds. टाइम आपको दिया 15 सेकंड में व्हील रुक जाता है। हमें बताना टॉर्क कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, टॉर्क जो हमारा होता है ये होता है बराबर आई अल्फा के, है ना। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, अल्फा नहीं दिया है। अल्फा कहां से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। सो वी सिंपली नो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा। फाइनली व्हील रुक गया, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है टेंजेंशियल फोर्स एट द रिम स्टॉप्स द व्हील। सो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन एज 30। अल्फा आप निकालेंगे, टाइम का वैल्यू है 15 सेकंड, तो यहां से अल्फा मिल गया। सो 30/15 आएगा अल्फा के बराबर, इनफैक्ट माइनस भी आएगा, तो अल्फा का वैल्यू आया -2। अब डाल दीजिए अल्फा का वैल्यू यहां, तो टॉर्क जो हमारा आएगा दैट इज आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया गया है 2, अल्फा का वैल्यू है -2। सो 2 2 4, माइनस का मतलब है रिटार्डेशन हो रही थी व्हील की, ठीक है, डेक्सरेशन हो रही थी। सो टॉर्क का वैल्यू आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही ऑप्शन। एंगुलर स्पीड ओमेगा, देखिए ओमेगा आपको दिया गया, ओमेगा वर्सेस टाइम आपको दिया गया है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज 24, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया, हमें क्वेश्चन पूछना टॉर्क क्या होगा, t = 2 सेकंड। तो फिर से वही कहानी है जो अभी वाली हमने यूज की। टॉर्क किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर, है ना। तो t = 2 टाइम लेना, 2 टाइम कहीं यहां होगा, t = 2 कहीं यहां होगा, यहां पे। तो इसका मतलब है ना आपको ये जगह निकालना अल्फा, है ना, अल्फा निकालना। तो अल्फा अगर हम देखेंगे यहां से यहां तक के रेंज में, अल्फा तो कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है। ओमेगा को डिफरेंशिएशन करोगे वो ऐसे आएगा ना, स्ट्रेट लाइन, यानी यहां से यहां तक जो है अल्फा कांस्टेंट। तो आप कहीं भी अल्फा निकालो, आपको t = 2 का अल्फा भी वही माना जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे लॉजिकली समझो, मालूम मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे स्लोप निकालूंगा। ओमेगा और टाइम का स्लोप हमें देता है ना अल्फा, सो tan थीटा निकालेंगे। तो बताओ बच्चों tan थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इतना है ना, 10 - 5। सो परपेंडिकुलर इज 5 और बेस है आपका यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है बच्चों 10। सो 1/2 tan थीटा आया 1/2, यही स्लोप है और यही अल्फा होगा। ओमेगा और टाइम का स्लोप हमें अल्फा देता, तो अल्फा हमें मिला। सो हमने बेसिकली निकाला यहां से यहां तक अल्फा का रेंज क्या है। लेकिन अगर हम t = 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, हर जगह अल्फा यही होगा, 1/2 कांस्टेंट होगा, बिकॉज ओमेगा टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है। तो यहां से यहां तक हर जगह जो है
अल्फा सेम होगा 1/2 होगा। तो बस हो गया सवाल खत्म। अब बताइए टॉर्क किसके बराबर होगा, व्हाट इज टॉर्क नाउ इक्वल, एग्जैक्टली टॉर्क जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 24, अल्फा का वैल्यू है 1/2, तो टॉर्क कितना आएगा 12 आएगा टॉर्क। सो सिंपली इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। कुछ नहीं, ओमेगा टाइम ग्राफ का स्लोप आपको अल्फा देगा, फिर टॉर्क होता है अल्फा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, A rectangular solid box of length, आपके पास एक बॉक्स है ये जिसकी लेंथ दी गई है 0.3 मीटर, इसको हॉरिजॉन्टली हमने रखा हुआ है विद वन ऑफ साइड्स ऑन द वेज, वेज के ऊपर आपने एक साइड रखा हुआ है ऑन द एज ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 5 मीटर। ये प्लेटफॉर्म है, ये वाला प्लेटफॉर्म है, इसकी हाइट दी गई है कितना 5 मीटर इसकी हाइट दी गई है। अब हम यहाँ पे इस ब्लॉक को रिलीज करने वाले हैं। When releasing it slips off the table in a very short time, ये स्लिप हो जाता है, इतने टाइम में ये स्लिप हो जाता है जब इसको रिलीज किया जा रहा है, रिमेनिंग एसेंशियली हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा है द एंगल बाय व्हिच इट वुड रोटेट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड विल बी। हमें बताना है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, जब ये ग्राउंड को हिट करेगा इसने कितना, ये कितने एंगल पे घूम गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सिंपली हम जानते हैं टॉर्क होता है बराबर dl/dt, ये तो सब बच्चों को पता होगा, यानी टॉर्क इंटू dt जो आपका आएगा वो आएगा dl के बराबर। ठीक है, सो या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं टॉर्क इंटू डेल्टा टी आएगा डेल्टा एल के बराबर। इट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो टॉर्क जो हम लेंगे, अगर हम लॉजिकली देखेंगे इस रॉड पे टॉर्क कितना होगा, mg लगेगा सेंटर पे है ना, तो टॉर्क नहीं होगा mg इंटू l/2 एग्जैक्टली। सो टॉर्क आएगा mg l/2, टॉर्क होगा mg l/2, टाइम ऑफ कांटेक्ट डेल्टा टी है, डेल्टा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो है यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो होगा आपका वो होगा आई ओमेगा के बराबर। तो सबसे पहले हम ओमेगा निकालेंगे, उसके बाद थीटा निकाला जाएगा। ठीक है, सो ये ओमेगा में निकाल रहा हूं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में निकाल रहा हूं। तो बताइए यहाँ पे अगर हम वैल्यूज अब पुट करेंगे, मास, अच्छा ये बन जाएगा आपका mg l/2, इट इज डेल्टा टी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml²/3 आएगा, इसी एक्सिस के अबाउट है ना, इस एक्सिस के अबाउट, सो ml²/3 और साथ में आएगा ओमेगा। अब mm बच्चों कैंसिल हो गया, एक एल कैंसिल हो गया, तो ये बना 3g/2l इंटू डेल्टा टी, ये आपका रॉड की एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे, इट इज 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है 0.3 मीटर, 0.3, एंड व्हाट इज द टाइम, कितने देर में ऐसा होगा 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड। तो ये आपका आएगा ओमेगा। तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा निकालने की कोशिश करेंगे, ओमेगा का वैल्यू जो आपका आएगा ये बन गया 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 3/10, 10 ऊपर चला जाएगा, और 0.01 का मतलब है 1/100। तो यहाँ पे ये दो जीरोस कट गए, 3 गया, तो ओमेगा का वैल्यू आपका 1/2 आया, राइट। तो ओमेगा का वैल्यू आया 1/2। ठीक है, अब लॉजिकली देखो, जब ये रॉड ग्राउंड को हिट करेगी कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में। अगर हम लॉजिकली देखेंगे, टाइम जो ग्राउंड को हिट करने में लगेगा रॉड को, वो होगा √2hg के बराबर है ना। तो ये बन जाएगा √2 इंटू, बताइए हाइट कितनी है 5 डिवाइड बाई जी का वैल्यू है 10, सुपर 10 हुआ कैंसर, √1 इज 1, यानी 1 सेकंड लगा इसको ग्राउंड तक आने में। अब आप ही मुझे बताइए थीटा कितना होगा, व्हाट इज द एंगल टर्न, थीटा होगा ना ओमेगा टी के बराबर। सो ओमेगा कितना आया आपका 1/2, टाइम कितना आया 1 सेकंड, यानी आंसर आया 0.5। सो 0.5 जो है इसका आंसर आएगा। सो एंगल टर्न जो है दैट विल बी 0.2 और 0.5 रेडियन के बराबर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। Question number 11. If the radius of Earth contracts 1/nth of its present day value, then length of the day will be. ये इस बार भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम जानते हैं कि अर्थ अगर कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपैंड होती है बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, यानी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, यानी L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। सो कैन आई से I1 ओमेगा 1 इसके बराबर आएगा I2 ओमेगा 2 के बराबर। इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अर्थ इज 2/5 mr², है ना, और ओमेगा होगा 2π/t के बराबर। T1 इज द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इनिशियली। ठीक है, इनिशियली अर्थ का रेडियस r है, टाइम पीरियड है T1। अब क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, बिकॉज रेडियस अब बन गया r/n, रेडियस हो गया r/n। तो बता नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इट इज 2/5 m इंटू r के बदले अब की बार आएगा r/n का स्क्वायर, और ओमेगा 2 के बदले आएगा बच्चों 2π/t2, राइट। अब देख लीजिए जो जो कैंसिल होगा, हमें बस T2 ही निकालना था।
सो 2/5 आपका हो गया। इनफैक्ट आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों बचेगा 2π/t1। अच्छा 2π भी तो जाएगा, 2π भी जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1/t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/m² आएगा, है ना, 1/m² इंटू 1/t2। तो बच्चों बताओ T2 किसके बराबर आएगा, T1/m² के बराबर आएगा। यानी नया टाइम पीरियड जो होगा वो होगा इनिशियल डिवाइड बाय m²। सो नया टाइम पीरियड होगा, व्हाट इज द इनिशियल टाइम पीरियड, दैट इज 24 आवर्स, है ना, और उसका इनिशियल टाइम पीरियड 24 आवर्स डिवाइड बाय m²। सो नया टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो होगा बच्चों वो होगा 24/m², ऑप्शन नंबर सेकंड। इनफैक्ट इस बार नीट एग्जाम में यही सवाल था, लेकिन वहां पे क्वेश्चन था कि एक्सपैंड हो गया, अर्थ एक्सपैंड होगी, कंट्रैक्ट नहीं हुई, तो वहां पे रेडियस n टाइम्स आया था। तो यहाँ पे उस सवाल में nr² आता है, यानी n², वहां पे आंसर आता है n² टाइम। सो अगर अर्थ श्रिंक हो रही है तो आंसर है T1/m², बट अगर अर्थ एक्सपैंड हो रही है आंसर है T1 into m², राइट। सो क्वेश्चन नंबर 12, a person sitting in a firmly over a rotating stool has its, ये टूल है, has its arms stretched if he folds his arms, एक इंसान जब folds करता अपने arms, आपने पढ़ा होगा, his angular momentum about the axis, angular momentum कंजर्व रहता। जब ये फोल्ड करता अपने हाथ, ये डांसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स अनचेंज्ड। 30. A particle of mass m is projected with a velocity v at an angle of 45 degree with the horizontal. आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया हुआ है, you have projected a particle at an angle of 45 degree with a velocity of v, ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल बन गया। क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम हाइट। यानी जब पार्टिकल यहाँ मैक्सिमम हाइट पे होगा, हमें बताना इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे पहले लीनियर मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, बट यहाँ वेलोसिटी होती है ना v cos थीटा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ ये वाली वेलोसिटी होती है v cos थीटा। सो कहने से इट इज v cos 45। ओके, अब ये देखो, ये आपका मोमेंटम आ गया। हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम होता है r इंटू पी परपेंडिकुलर, या r परपेंडिकुलर इंटू पी। अब देखिए ये p आ गया, मोमेंटम आया mv cos 45, ये आपका r हो गया, लेकिन r और p आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो r के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो ये वाला आएगा, दूसरा ऊपर वाला आएगा। p को कौन सा कंपोनेंट, r का कौन सा कंपोनेंट p को परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट है ना, ये p को परपेंडिकुलर। सो अगर ये हाइट क्वेश्चन में दी गई है h, तो बताए एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आएगा, r का ये कंपोनेंट लेना है, यानी h, और मोमेंटम ये हो गया, यानी mv cos 45। So what is the answer? What is the angular momentum? It is hmv cos 45 is 1/√2. So hmv by root 2, hmv by root 2, mhv by root 2, ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंटम इनटू r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। 14. A massless rod having a length, एक रॉड है, इसकी टोटल लेंथ 12 दी गई है, यानी ये लेंथ है 12, ये टोटल लेंथ है 12, तो इसका मतलब है ये L होगा और ये भी L होगा। दिस इज योर L, ये आपकी लेंथ है L, रॉड की लेंथ है L। A massless rod having a length 12 has equal point masses attached to its two ends as shown। आपने यहाँ पे masses अटैच किया, mm अटैच किया है। The rod is rotating about an axis passing through its center and making an angle alpha with the axis। रॉड ऐसे घूम रही है, ऐसे रॉड घूम रही है, ताकि ये वाला पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, ये वाला पार्टिकल भी सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। The magnitude of change of angular momentum of the rod is, हमें बताना है rate of change of angular momentum क्या होगा। तो फिलहाल हम क्या निकालेंगे, हम इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, बिकॉज ये सर्कल में घूम रहा है। सो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है बराबर, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, है ना, mvr। लेकिन r है इसका रेडियस, r ये, दिस इज r एक्चुअली, ये r है ये, राइट। तो अगर हम देखेंगे, अगर देखो ये L है, ये होगा L cos अल्फा, ये होगा L sin अल्फा। I repeat, this is L, this is L cos अल्फा, this is L sin अल्फा। So L sin अल्फा जो आपका आएगा, L sin अल्फा वो आएगा R, तो R के बदले हम क्या लिखेंगे, it is mv, R के बदले आएगा L sin अल्फा, राइट, ओके। तो ये एंगुलर मोमेंटम हुआ, हमें निकाला रेट, हम इसको डिफरेंशिएशन करनी है। लेकिन अगर हम देखेंगे v किसके बराबर होता है, हम जानते हैं जो पार्टिकल की वेलोसिटी v है, v होता है ना r ओमेगा के बराबर। सो v के बदले में लिखूं r ओमेगा, लेकिन r खुद किसके बराबर है, r खुद बराबर है L sin अल्फा के बराबर, और साथ में आएगा ओमेगा।
सो दैट मीन्स अब v का वैल्यू भी डालेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों m इंटू v के बदले आएगा l साइन अल्फा इंटू ओमेगा और साथ में आएगा फिर से l साइन अल्फा। तो एंगुलर मोमेंटम आएगा m l स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमें निकालना है dl बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, है ना। वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो बताइए बच्चों डिफरेंशिएशन कैसे करोगे एग्जैक्टली तो ये बन जाएगा m l स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर अल्फा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा की ट्वाइस साइन अल्फा और साइन अल्फा की इंटरनल डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस अल्फा और अल्फा की डिफरेंशिएशन हो जाएगी डी अल्फा बाई डी टी, राइट। ये एंगल अल्फा है। तो सिंपली बताइए क्या आएगा आंसर, इट इज सिंपली इट इज एम एल स्क्वायर ओमेगा, देखिए ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा एक फॉर्मूला है जो कि साइन टू अल्फा के बराबर होगा। सो इट इज साइन टू अल्फा एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो बच्चों क्या आएगा आंसर, इट इज एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन टू अल्फा। सो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन टू थीटा। अब एक्चुअली ये अल्फा है तो दिस एंगल इज एक्चुअली अल्फा, ठीक है। सो एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन टू थीटा। तो कुछ नहीं करना है, इसका एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल होगा वही रॉड का होगा। सो इसका एंगुलर मोमेंटम जो आपका आएगा दैट इज सिंपली एम वी आर, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आर के बदले लिखना एल साइन, ये एल है, ये एल कॉस अल्फा हुआ, ये एल साइन अल्फा हुआ। सो हाँ एम वी आर के बदले एल साइन अल्फा और वी खुद होता आर ओमेगा, इसका वैल्यू ये डालेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है। एम एल स्क्वायर ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो ये फिलहाल एम एल स्क्वायर ओमेगा ऐसे ही है। साइन स्क्वायर अल्फा की डिफरेंशिएशन होगी ट्वाइस साइन अल्फा, पहले एक्स रेज पावर एन की डिफरेंशिएशन होगी, होता है एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन यानी ट्वाइस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा की इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी कॉस अल्फा, फिर उसके बाद अल्फा की डिफरेंशिएशन होगी डी अल्फा बाई डी टी और डी अल्फा बाई डी टी जो है वो ओमेगा होता है। सो दिस इज योर आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास हैव कोऑर्डिनेट्स, दो पार्टिकल्स है जिनका मास सेम है, उनके कोऑर्डिनेट्स ये और ये दिए गए हैं। ऑफ दिस वन पार्टिकल हैज, एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, t is equal to 0। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास एट t is equal to 1, हमें बताना है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे t is equal to 1। तो आपको नहीं लगता अगर हम सेंटर ऑफ मास, हम जानते हैं कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, सिंपल सिचुएशन। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, कहना ही सिंपली से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट होता है ना फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय टाइम। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर्स हैं सेंटर ऑफ मास के, सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास BCOE, वो होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, दो पार्टिकल्स के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उनके वेलोसिटीज दी गई है, हमें बताना एक सेकंड के बाद उन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है, उनके सेंटर ऑफ मास के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक सेकंड के बाद। सो इट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट इज सिंपली m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। क्योंकि दोनों का मास सेम है तो मैं लिखूंगा m इंटू v1, v1 कितना है 2i क्या प्लस m इंटू v2, v2 कितना है 2j क्या, डिवाइड में आएगा टोटल मास यानी 2m के बराबर। अब 2m देखो 2m कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आंसर जो आपका आएगा इट इज i कैप प्लस j कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि आपको यहां पुट कर लेना, राइट। अच्छा फाइनल पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, व्हाट इज इनिशियल, ये सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन वेक्टर लेना है। सो व्हाट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, शाबाश, वो आएगा m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो आएगा m इंटू r1 ये है 2i प्लस 4j प्लस 6k, 2i प्लस 4j प्लस 6k, इट इज m1r1 प्लस m2r2, m2 है m और r2 आपका ये है 6i प्लस 2j प्लस 8k डिवाइड बाय टोटल मास, व्हाट इज द टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास है 2m, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे m और m चला गया, अब देख लीजिए ये बन जाएगा 2i और 6i हुआ 8i कैप प्लस 2j और 4j हुआ 6j कैप, 6k और 8k हुआ 14k कैप डिवाइड बाई 2। अब 2 से जब डिवाइड कर लो कि ये बन जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। सो ये क्या है, इट इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने निकाली, सेंटर ऑफ मास का इनिशियल पोजीशन वेक्टर हमने निकाला, हमें फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है सेंटर ऑफ मास का।
तो व्हाट इज द VCO इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज I कैप प्लस J कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर बच्चों हमें निकालना है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपका वो है 4I प्लस 3J प्लस 7K। टाइम बच्चों दिया गया है 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद। अब ये माइनस है, इधर जाके प्लस बनेगा, तो जब इधर जाके प्लस बनेगा 4 और I क्या हुआ 5I, 3J और J हुआ 4J प्लस 7K। दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि हमें निकालना था 5, 4 और 7, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अगर अच्छे से समझेंगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमें पार्टिकल्स, इनिशियली 2 पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, यानी हमें सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर दिया गया था। इसी तरह से पार्टिकल्स की वेलोसिटीज दी गई थी, हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया गया था। हमें फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना था सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। Two uniform rods of equal length but different masses are rigidly joined to form L-shaped body। आपके पास 2 रॉड्स है ऐसे, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है, ये 90 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा। अब चूंकि इक्विलिब्रियम है, इट इज एन इक्विलिब्रियम, द बॉडी इज शोन द रेशियो m/m, हमें बताना m/m का रेशियो क्या होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट टॉर्क होगा 0, यानी अगर हम देखेंगे यहाँ वेट का टॉर्क जो होगा, पूरा ध्यान रखना, सो वेट आएगा mg, इट विल प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टॉर्क, और यहां पे भी वेट होगा mg, इट विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना, अबाउट दिस पॉइंट। ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क, ये प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, जब दोनों का टॉर्क सेम होगा, यानी टॉर्क, आई रिपीट, मैं यहां पे लिखूंगा, जब टॉर्क ऑफ mg होगा बराबर टॉर्क ऑफ कैपिटल mg। अब बच्चों सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसका mg का टॉर्क कितना होगा, तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे, ये डिस्टेंस होगी ना l/2, दोनों की लेंथ सेम दी गई है, तो हाफ लेंथ होगी l/2। टॉर्क होता है r इंटू, या r परपेंडिकुलर इंटू f, r है l/2, लेकिन f को ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो l/2 का आई थिंक ये कंपोनेंट लिया जाएगा। l/2 के 2 कंपोनेंट्स आएंगे, ये वाला और ये वाला, हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो mg को परपेंडिकुलर है। तो अगर हम लॉजिकली देखेंगे, ये एंगल है ना 30, तो अगर ये l/2 है, इधर आएगा l/2 cos 30, इधर आएगा l/2 sin 30। सो दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट जो आएगा, टॉर्क जो आएगा, इट इज l/2 sin 30, और साथ में फोर्स से फोर्स कौन सा है mg, यानी ये इस mg का टॉर्क आया। सो बता क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज l/2 sin 30 इंटू स्मॉल mg, और ये वाले mg का टॉर्क कितना होगा, इसमें भी बराबर ही होगा, फोर्स इंटू ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ये l/2 है ना, ये l/2 है, ये वाला एंगल है 60, तो ये l/2 cos 60 हुआ, ये l/2 sin 60 हुआ, l/2 sin 60। ठीक है, तो यहां पे आएगा mg का टॉर्क जो आपका आएगा, इट इज कैपिटल mg इनटू l/2 sin 60। बस ये दो को इक्वेट करना, यू विल गेट द आंसर। l/2 आपका कटेगा, g आपका कैंसिल हो जाएगा, sin 30 इज 1/2 इनटू m, ये आएगा m, व्हाट इज sin 60, sin 60 आएगा बच्चों √3/2 के बराबर। सो 2 गया, वी हैव टू फाइंड कैपिटल m by स्मॉल m, सो कैपिटल m by स्मॉल m आपका आएगा 1/√3 के बराबर, है ना। सो ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, बट मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन जो है वो √3 आएगा, क्योंकि मुझे लगता है मे बी अगर ये स्मॉल m by कैपिटल m होता तो √3 आता, तो इस हिसाब से एक्चुअली होना चाहिए, या तो यहाँ पे होना चाहिए था स्मॉल m by कैपिटल m। सो √3 को आप अब आंसर दे सकते हैं, इट इज √3, राइट। बट अगर ऑप्शंस में 1/√3 वाला ऑप्शन भी होता तो ऑब्वियस सी बात है उसी को हम टिक मारते हैं। सो मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन मुझे यही लग रहा है इसमें। A light rod of length L has 2 masses m1 and m2 attached to it. So it is the moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. आप ये बच्चों जानते होंगे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अगर आपके पास 2 masses हैं, इनको आप अटैच करोगे एक रॉड से, सो अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये ऐसी एक्सिस के अबाउट जो गुजर रही है सेंटर ऑफ मास से, सेंटर से नहीं, सेंटर ऑफ मास से, तो 2 पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास जो होता है, वो द प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी m1 into m2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस m1 plus m2 into l square, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। A ball is dropped from the top of a tower of height 80 मीटर, एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, एक हाइट से 80 मीटर हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दिया गया 1/2, हमें बताना है फाइंड द हाइट गेन्ड बाय द बॉल आफ्टर द सेकंड रिबाउंड, दूसरे रिबाउंड के बाद। जब बॉल आएगी, ये टकराएगी, यहाँ जाएगी, उसके बाद फिर से रिबाउंड होगा, फिर यहाँ जाएगी, दूसरे रिबाउंड के बाद हमें बताना बॉल किस हाइट पे जाएगी।
है ना। पहला रिबाउंड यहाँ हुआ, फिर बॉल आई, फिर दूसरा रिबाउंड हुआ, दूसरे रिबाउंड के बाद जो हाइट होती है, अगर आपने कोलिजन्स पढ़ा होगा, हाइट आफ्टर nth बाउंस जो होता है दैट इज ऑलवेज e रेज़ पावर 2n into h नॉट के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला। सो बताइए बच्चों e का वैल्यू कितना, 1/2। n का मतलब होता है कौन सा बाउंस, क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड बाउंस, सेकंड रिबाउंड, ठीक है, सेकंड रिबाउंड, जब दूसरी बार रिबाउंड हो तो n का वैल्यू 2 डालेंगे। और इनिशियल हाइट ये थी, व्हाट वाज द इनिशियल हाइट, इट वाज 8 मीटर, आई थिंक इट वाज, सॉरी 80 मीटर, इट वाज 80 मीटर। सो इनिशियल हाइट है 80 मीटर के बराबर। तो बच्चों आंसर आएगा 1/2 रेज़ पावर 4 into 80। तो you will get the answer 1/2 2 to 4 4 to 8 8 to 16 1/16 into 80। तो यहाँ 4 4s are 4 20s are 4 1s are 4 5s are, यानी 5 मीटर इज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन। सो 5 मीटर की हाइट पे बॉल जाएगी सेकंड रिबाउंड के बाद। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ मास एंड साइज बीन अबाउट इट्स डायगोनल। हमें निकालना है डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये स्क्वायर होता तो क्वेश्चन आसान था, हम सिंपली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेकिन इन दो एक्सिस के लिए, दो डायगोनल्स के लिए आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये दो डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे। सो वी कैन नॉट यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हियर। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, देखो हम क्या करेंगे, पहले मैं निकालूंगा एक ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर दो का होगा मल्टीप्लाई बाई 2। तो ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हम जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल जो हमारा होता है दैट इज mh²/6। अगर आपने पढ़ा होगा ये वाले ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mh²/6, h हाइट है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे h तो दिया है नहीं, तो h हम कैसे निकालेंगे, पॉइंट यही है। तो देखो बच्चों h कैसे निकालेंगे, h निकालने का तरीका ये है। लेकिन पहली बात, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ पूरे लैमिना का मास है m, तो हाफ ट्राइंगल का होगा ना m/2। फॉर्मूला ये है, लेकिन मास के बदले में क्या लिखूंगा, m/2। हाँ ये गलती नहीं करना, m/2 और साथ में आएगा h²/6, है ना, बिकॉज इसका मास हाफ। अब मसला है कि h कैसे निकाले। देखो ये h हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल का एरिया लेंगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस ये है, ऑल्टीट्यूड ये है, तो बेस होगा √L² प्लस b², है ना, ये डायगोनल, √L² प्लस b²। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2, बेस ये बन जाएगी ये डायगोनल, बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना आपका h। अब अगर हम देखेंगे ट्राइंगल का एरिया होगा ना हाफ द एरिया ऑफ द लैमिना, हाफ द एरिया, यानी ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू एरिया ऑफ द लैमिना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैमिना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, l इंटू b। तो यहाँ पे बच्चों आएगा 1/2 √L² प्लस b² इंटू h, राइट। सो 1/2 कटेगा, तो बताओ बच्चों h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू आया लेंथ इंटू ब्रेड्थ डिवाइड बाई √L² प्लस b²। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द हाइट h। अब यहां डाल देंगे तो एक ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m/6 2 12। इसका स्क्वायर लेना है तो इसका स्क्वायर ले लो, तो बताओ क्या आएगा, इसका स्क्वायर जब लेंगे ये बनेगा L² b² डिवाइड बाई L² प्लस b²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बन गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ये बन गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ट्रायंगुलर लैमिना का। तो दो का क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, दो का होगा मल्टीप्लाई बाई 2, बिकॉज ये दो है तो मल्टीप्लाई बाई 2, सो मल्टीप्लाई बाई 2। तो बच्चों क्या आएगा, 2 1s are 2 6 are, so what is the answer, m/L² b² divided by 6 L² plus b²। so I think it is option number first जो कि correct option number first is correct option, one of the best questions which you can solve, ठीक है। तो बट अगर आपके पास होता ना ये स्क्वायर लैमिना, तो उसके लिए हम परपेंडिकुलर, हम जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर इन दो के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते तो खेल हो जाता खत्म। लेकिन ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई कैन से। 20 मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशन एज मास प्लेज इन लीनियर मोशन। सीधी सी बात है, सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन द मास ऑफ द बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे नहीं डिपेंड करता, ये आर पे भी डिपेंड करता है, यानी सेकंड ऑप्शन गलत है। So both statement first and second are incorrect. Statement first is correct, but statement second is incorrect. सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। द क्यूब ऑफ साइड ए, आपके पास एक क्यूब है जिसका एक साइड है ए, ऑफ मास m is to be tilted at point A। इस पॉइंट के अबाउट हमें इसको टिल्ट करना, रोटेट करवाना है, टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट है।
क्वेश्चन है कितना कम से कम फोर्स लगेगा। एक तो शॉर्टकट फॉर्मूला, या अगर आप करना भी चाहते हो, ठीक है, अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो, एक बात याद रखना, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मिनिमम फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है दैट होता है mg/d/x के बराबर, अगर आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं जनरल भी कराऊंगा। डी क्या होता है? डी होता है ये जो सेंटर है, डी होता है ये डिस्टेंस, और एक्स होती है ये डिस्टेंस। सो कम से कम कितना फोर्स लगेगा ताकि इसको टॉपल कराया जाए, इसको इस कॉर्नर के अबाउट उठाया जाए। सो फोर्स की, सो बताया आंसर क्या आएगा? इट इज mgv। डी के बदले क्या आएगा? a/2, डी के बदले आएगा a/2, और x ये डिस्टेंस है कितना? 3/4 है, 3/4 है। तो बच्चों आंसर क्या आएगा? इट इज mg/a/2 इंटू 4/3a, राइट। तो a आपका कैंसिल हुआ, सो 2 1s are 2 2s are, तो आंसर आएगा twice mg/3 इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग। बट अगर आपको लग रहा है कि जनरल भी हम करेंगे, मैं जनरल प्रोसीजर भी करवा सकता हूं आपको। देखो बच्चों, ये कब टॉपल करेगा? जब इसका टॉर्क होगा, अप्लाइड फोर्स का टॉर्क होगा mg के टॉर्क से ज्यादा, राइट। ऐसे अब अप्लाइड फोर्स का टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, इसका टॉर्क कितना होगा? ये वाले फोर्स का टॉर्क कितना होगा? सो कहना इसे टॉपलिंग तब होगी जब टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स होगा ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg, है ना, या तकरीबन इसके बराबर। सो अप्लाइड फोर्स का टॉर्क कितना होगा? 3a/4 इंटू एफ, यानी 3a/4 इंटू एफ, है ना, और इंटू एफ परपेंडिकुलर। सो ये टॉर्क है, और इसका टॉर्क क्या होगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। सो mg ये है, सो mg इंटू a/2, यानी इट शुड बी ग्रेटर देन mg इंटू a/2। अब जरा बताइए, आपको नहीं लगता वही आ गया आंसर? एफ का वैल्यू हमें निकालना था। सो फोर्स क्या होना चाहिए बच्चों? इट शुड बी ग्रेटर देन mg/a/2, और ये यहां चला जाएगा, 4 इधर जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो यहां पे आ गया, a कैंसिल हुआ, तो 4 शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस mg/3। सेम आंसर वही आया। सो या तो आप डायरेक्टली ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो, या तो ये याद रख लो अप्लाइड फोर्स का टॉर्क होगा mg के टॉर्क से ज्यादा। अब कोई सोच होगा सर नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क कितना होगा? जब ये टॉपल होने वाला होता है ना, उस टाइम पे नॉर्मल रिएक्शन यहां से यहां गया होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। सो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट 0 है, बिकॉज हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 22, which of the following will be correct for the motion of center of mass? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा चीज है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है रिगार्डिंग द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहला ऑप्शन, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी वन डायमेंशनल। सेंटर ऑफ मास की मोशन, ये कौन बताएगा सेंटर ऑफ मास की वन डायमेंशनल मोशन होगी? हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, हम निकालेंगे वेलोसिटी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी बच्चों m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों मुझे बताओ पहले क्या है वेलोसिटी, दो पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है? देखिए यहां से एक तो ये वाली वेलोसिटी है 20 का, यहां से 20 का, यहां से कॉस कंपोनेंट आएगा, यानी 20 cos 30, 20 cos 30, 20 का कॉस कंपोनेंट, यहां से आएगा 20 sin 30। ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स की वेलोसिटी में निकालूंगा, फिर हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। इसी तरह से ये बन जाएगा बच्चों 20, व्हाट इज cos 30? इट इज √3/2। ये बन जाएगा 20 इंटू साइन 30 इज 1/2, ये 10 बन जाएगा, यानी ये 10 बन गया, ये बन गया 10√3। सो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है। इसी तरह से ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी होगी यहां से 10√2 cos 45, वो 10 हुआ, बिकॉज cos 45 इज 1/√2। ऊपर से भी होगा 10√2 sin 45, sin 45 भी 1/√2 हुआ, तो ऊपर वाला कंपोनेंट 10 आएगा। सो इस 10√2 के दो कंपोनेंट्स आए 10 और 10। अब आप ये बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? शाबाश, m1v1, तो मास है m, पहले पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी 10√3 i कैप, है ना, v1 ये है और ये है, सो 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप, प्लस दूसरे पार्टिकल का मास m है और इसकी वेलोसिटी क्या है? वो है -10 i कैप प्लस 10 j कैप, राइट। डिवाइड में बच्चों आएगा 2m के बराबर। अब m आपका कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 10√3 i कैप -10 i कैप, ये बन जाएगा 10√3 -10 i कैप, ठीक है। और प्लस क्या आएगा 10 j कैप, और 10 j कैप हुआ 20 j कैप, डिवाइड में आया बच्चों 2। तो 2 से जब डिवाइड करोगे बनेगा 5√3 -5, है ना, i कैप, और ये बन जाएगा 10 j कैप। सो ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देख लीजिए सेंटर ऑफ मास के कितने कंपोनेंट्स है? 2, यानी सेंटर ऑफ मास जो है उसकी वेलोसिटी का आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, यानी सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन दिखाएगा।
यानी पहला ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन फिलहाल हम ऐसे रख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो। ये भी गलत है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कुछ है, जीरो है नहीं, आई कंपोनेंट तो आ रहा है। अच्छा, चौथा ऑप्शन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप ए एंड बी ग्रेटर देन जीरो। ये इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, जो कि सरासर गलत है। अगर आपने ये पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास रोटेशन पढ़ा है, कुछ भी अगर हम ऑब्जेक्ट्स को हवा में थ्रो करते हैं तो जब ये हवा में है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन माइनस जी के बराबर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का एक ही कंपोनेंट होगा, माइनस जी के अपॉन कंपोनेंट। यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो बस दूसरा ही बचा। सो आई डोंट थिंक इसको इतना भी सॉल्व करना हमें पड़ता, बट दूसरा ऑप्शन सही, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी टू डायमेंशनल एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे? ऐसे, tan थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, यानी 10 डिवाइड बाय 5√3 माइनस 5। तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर मत आएगा आपका 10 के बराबर, ये तो 10 से छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर 10 आता, 10 बाई 10 इज 1, तो आंसर आता 45 डिग्री। बट डिनोमिनेटर छोटा है तो ये 1 से बड़ा होगा, यानी थीटा 45 से ज्यादा होगा। सो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, बट ये भी करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये सारा करने की जरूरत नहीं अगर आपका दिमाग काम कर रहा है अच्छे से। तो अगर हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आए, 10√3 और 10, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आए 10 और 10। अब जरा मुझे बताओ, क्या y कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे, x कंपोनेंट कैंसिल होंगे? नो। इसका x कंपोनेंट है 10√3, x कंपोनेंट है 10, इनका सब्ट्रैक्शन कुछ आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा और ये तो ऐड हो जाएंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी होगा, x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, तो सेंटर ऑफ मास का पाथ जो होगा वो टू डायमेंशनल होगा, दो डायमेंशन में ये मूव करेगा। A table fan rotating at a speed of 2400 rpm is switched off। टेबल फैन को स्विच ऑफ करें तो इसका ओमेगा धीरे धीरे कम हो रहा है, फाइनली ओमेगा 0 बन रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द फैन बिफोर स्टॉप्स। हमें बताना यहां से यहां तक कितनी रेवोल्यूशंस होंगी। सीधी सी बात है, ओमेगा और टाइम ग्राफ का एरिया हमें देगा थीटा, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देता है ना डिस्प्लेसमेंट, तो हमें थीटा ही निकालना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, तो थीटा हमें निकालना है, यानी सिंपली वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, व्हाट इज द एरिया? एरिया आएगा इसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ बच्चों कितनी है? लेट अस सपोज 8, एंड व्हाट इज द ब्रेड्थ? दैट इज 600। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, यहाँ पे ये आरपीएम है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, यहाँ टाइम सेकंड्स में, तो दैट मींस आपको कन्वर्ट, दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये सेकंड्स में है, ये अगर सेकंड्स में, इसको अगर हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो टाइम 8 सेकंड है, मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा? डिवाइड बाई 60, यानी हर जगह डिवाइड करना पड़ेगा 60। तो इधर का एरिया हो गया। अब बच्चों बता, इधर का एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, 1/2। व्हाट इज द बेस? 8 से 24 तक कितना होता है? 8 से 24 तक होता है 16, है ना, 16 और 8, हाँ 16 होता है। तो ये बन जाएगा 1/2, बेस कितना है? 16, तो बन जाएगा 16, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, और ये वाला जो है ऑल्टीट्यूड है 600, राइट। इसी तरह से ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा? 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस है आपका 8, बट 8/60 करेंगे, एंड व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड? 600 से 2400 तक कितना होता है? 1800, है ना, 1800। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। सो 0 0 गया, 6 1 जार 6 10 जार, ये बच्चों 80 आया, तो 0 0 गया, 6 1 जार 6 10 जार, 2 8 जार 16, ये भी 80 आया। तो ये बच्चों होगा 0 0 गया, 6 1 जार 6 30 जार, 2 1 जार 2 4 जार, ये बन जाएगा 120। तो 120 और 80 हो गया 200, यानी 280। सो 280 रेवोल्यूशन जो आएंगी, इस सवाल का सही जवाब आएगा, यानी हमें थीटा निकालना था। सो एरिया अंडर ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ आपको देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, है ना। क्योंकि ये रेवोल्यूशन पर मिनट में है, तो आपने सेकंड को भी मिनट में कन्वर्ट किया, और आंसर रेवोल्यूशन में आएगा, बिकॉज ये रेवोल्यूशन दिया है। अगर आंसर रेडियंस में होता तो इसको रेवोल्यूशन जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता, जो कि आपको आता होगा। Now moving on to question number 24. Question A, two identical paths in contact with each other are resting on a frictionless table are hit head on by another ball bearing of same mass and moving initially with same speed as shown. If the collision is elastic, which of the following is the possible result of the collision? देखिए बच्चों, बॉल्स का मास सेम है, पॉइंट नंबर 1, बॉल्स का मास सेम है और कोलिजन इलास्टिक है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है, क्योंकि ये वाली बॉडी जब इसको हिट करेगी ये रेस्ट में आएगी, आपने अगर पढ़ा होगा कोलिजन, ये रेस्ट में आएगा और उसकी वेलोसिटी भी बनेगी, इसकी वेलोसिटी भी बनेगी, लेकिन ये इसके साथ अब फिर से कोलाइड करेगा, यानी अब ये रेस्ट में आएगा, इसकी वेलोसिटी होगी भी,
यानी पता चला कि ये दो आएंगे रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी आगे की ओर v होगी। यानी आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि करेक्ट है। ये दोनों बच्चों रेस्ट में आएंगे और ये v मूव वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, बिकॉज बॉल्स का मास सेम है और कोलिजन इलास्टिक है, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। ये पहले इसको तो अपनी वेलोसिटी देगी, खुद रेस्ट में आएगी, ये फिर इसको अपनी वेलोसिटी देगी, खुद रेस्ट में आएगी, और ये आगे जाएगी विद वेलोसिटी v। ऑप्शन नंबर सेकंड है, दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियस ऑफ gyration of a rod of length L and mass m about an axis perpendicular to its length and passing through a point at a distance L/3 from one of its ends। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके पास एक रॉड है, इसका रेडियस ऑफ gyration निकालना है, लेकिन एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो पास हो रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ L/3 फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स, है ना, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड्स। तो हमें निकालना इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ gyration। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। उसके लिए हमें, अगर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो हमें सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस गुजारनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो था बराबर ICOM प्लस MD स्क्वायर, अगर आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है। Now what is the moment of inertia of the rod about the axis passing through center of mass? That is बच्चों ml square by 12, है ना, प्लस क्या आएगा बच्चों m इंटू दो एक्सिस के बीच में दूरी कितनी होगी। अच्छा, अगर हम देखेंगे ये सारी लेंथ है ना, टोटल है l, ये होगी L/2, तो ये अगर L/3 है तो ये कितना होगा, ये वाली लेंथ होगी, सारा है L/2 माइनस L/3, राइट। सो 3l माइनस 2l यानी L/6, यानी ये डिस्टेंस बच्चों होगी L/6 के बराबर। सो डी के बदले आएगा बच्चों L/6 का होल स्क्वायर। सो आंसर आएगा बच्चों ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 36। तो इस बार अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3ml स्क्वायर डिवाइड बाई 36, ऊपर और नीचे 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस आएगा ml स्क्वायर बाई 36। तो आंसर आएगा 4ml स्क्वायर बाई 36 यानी ml स्क्वायर बाई 9। सो ये आपका आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सिस। अब हमें निकालना रेडियस ऑफ gyration। रेडियस ऑफ gyration होता है अंडर रूट ऑफ I by m के बराबर, अगर आपने पढ़ा हुआ है। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 9, ml स्क्वायर बाई 9 डिवाइड बाई m, m गया, आंसर आया L/3 इज द आंसर टू द क्वेश्चन। यानी रॉड का रेडियस ऑफ gyration जो है वो L/3 होगा। देखिए, a small block of mass m is pushed on a smooth track from point A। पॉइंट ए से आप एक ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दे रहे हैं कुछ, ठीक है, कितनी, 2/√5 टाइम्स, 2/√5 टाइम्स कितना, टाइम्स मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू रीच पॉइंट बी। हम यहाँ पे बॉडी को वेलोसिटी दे रहे हैं 2/√5 टाइम्स द मिनिमम वेलोसिटी जो यहाँ तक आने में लगेगा। इसको यहाँ तक आने में कितनी वेलोसिटी लगती है, अगर आपने पढ़ा होगा वो तो √5 r g के बराबर। अगर आपने पढ़ा होगा कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए ताकि सर्कल कंप्लीट हो जाए। यानी पार्टिकल को हम यहाँ पे वेलोसिटी दे रहे हैं 2/√5 टाइम्स दिस वेलोसिटी, राइट। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट। सीधी सी बात है, ये वेलोसिटी √5 r g से कम होगी तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्लॉक विल लीव द कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट, यहाँ पे मान लो ट्रैक के साथ कॉन्टैक्ट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जहां पे नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली जब ट्रैक के साथ कॉन्टैक्ट लॉस हो जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन एब्रप्टली 0 बन जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कितने एंगल पे ऐसा हुआ, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल एट व्हाट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डज द ब्लॉक गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रैक, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने एंगल पे सेपरेशन हो जाएगा। तो दैट मींस अगर आपको क्वेश्चन ये है कि आपको लेट अस सपोज वी हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा, तो यहाँ पे यहाँ इस जगह अब अगर हम देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखो बच्चों, यहाँ पे जो आएगा इधर वेट होगा, नीचे mg। अगर ये थीटा है, पूरा ध्यान रखना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर से आएगा mg cos थीटा। सो इट इज mg, सॉरी, इधर आएगा mg cos थीटा, ये mg है, पूरा ध्यान रखना, ये mg है, ये थीटा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मान लो ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये नीचे है mg। मैं देखना चाहूंगा, देखो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स अब लग रहा होगा। एक तो लग रहा होगा वेट का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, वेट का ये वाला कंपोनेंट लग रहा होगा, और इधर से लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेट का, अगर ये थीटा है, पूरा ध्यान रखना, ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, है ना। तो यहां से आएगा ये mg है, इधर आएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो mg sin थीटा। सो अगर ये mg है, इधर से आएगा वेट का साइन कंपोनेंट। सो ये वाले पॉइंट पे चूंकि पार्टिकल जो है नॉर्मल, तो रिएक्शन तो 0 बन गया। सो mg का ये वाला कंपोनेंट जो mg sin थीटा
mg sin थीटा जो होगा बच्चों वो होगा बराबर mv²/r के बराबर। हमें बस थीटा निकालना है, तो mm यहां पे कैंसिल हो गया, तो g sin थीटा जो आपका आएगा दैट इज इक्वल टू v²/r। जी साइन थीटा इज v²/r। अब मसला ये है कि आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकालेंगे। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, सो कैन आई सिंपली से k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल के बराबर। देखो बच्चों व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर हम देखेंगे √5 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ये वाली वेलोसिटी कितनी आएगी जरा बताओ, √5 विल कैंसिल आउट, ये आएगी वेलोसिटी ट्वाइस रूट ऑफ rg, है ना, twice root of rg। तो बच्चों बताओ what is the initial kinetic energy, so that is 1/2 mv², m is the mass, what is velocity, twice root of rg का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 होगी। अच्छा फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो होगी हाइट ये सारी लेनी पड़ेगी, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आएगी mgh। अब देख लीजिए h ग्राउंड से यहाँ तक ये सारी हाइट है, ये डिस्टेंस है ना r, ये r है, ये भी r है, ये और cos थीटा है, ये r sin थीटा होगा। सो बताइए इसकी हाइट क्या होगी बच्चों, इट इज r प्लस r sin थीटा। आई रिपीट यहां से यहां तक ये r है, अब ये हाइट लेनी है, ये अगर r है ये होगा r cos थीटा, ये होगा r sin थीटा, तो ये है r sin थीटा, तो टोटल हाइट ग्राउंड से कितनी होगी r प्लस r sin थीटा। सो कहने सिंपली से हाइट होगी r प्लस r sin थीटा, सो दिस इज mgh। तो यहां से बच्चों आप v² का वैल्यू इधर डाल देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये बन जाएगा 1/2, इट इज m, यहां पे आएगा 2² इज 4 और साथ में आएगा r, राइट। तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2 mv² प्लस mg, और बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस sin थीटा, राइट। तो हमें v² बेसिकली निकालना, तो v² हम क्या, अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो m और m कैंसिल हो गया, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी, इसका 2 कटेगा, इसका 2 कटेगा, इसका रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज सॉरी 2 से जब मल्टीप्लाई करेगा 2 कटेगा, यहाँ पे आएगा 4rg, ठीक है। सो ये बन जाएगा बच्चों v², ये बन जाएगा 2gr इंटू 1 प्लस sin थीटा, राइट, 2gr इंटू 1 प्लस sin थीटा। अब इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा, यहां लिखेंगे ये बन जाएगा 4gr, है ना, माइनस 2gr इंटू 1 प्लस sin थीटा इज सिंपली v²। तो यहां पे अगर हम कॉमन निकालेंगे 2gr कॉमन निकालो, 2gr कॉमन आया, तो यहां बचा 2, ये बचा -1, ये बचा माइनस sin थीटा, इट इज इक्वल टू v², है ना। तो 2gr इंटू 2 - 1 इज 1, ये बना 1 माइनस sin थीटा, दैट इज इक्वल टू v²। अब v² का वैल्यू बच्चों हमें यहां डालना, सो बताइए आंसर क्या आएगा, सिंपली v² का वैल्यू अगर आप यहां डालेंगे, सो दिस इज, अगर ये r में इधर लूंगा, कैपिटल आर या स्मॉल आर एक ही बात है, ये रेडियस है इसका, तो ये बन जाएगा rg sin थीटा इज इक्वल rg sin थीटा, v² का वैल्यू ये पुट करेंगे, यानी 2gr इंटू 1 माइनस sin थीटा। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या क्या कटेगा, gr और gr विल कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 sin थीटा, है ना। तो 2 sin थीटा इधर आएगा, 2 sin थीटा प्लस sin थीटा इज 3 sin थीटा, तो सिंपली 3 sin थीटा किसके बराबर आया 2, तो sin थीटा का वैल्यू आया 2/3, यानी थीटा आएगा sin इनवर्स 2/3। सो थीटा का वैल्यू जो आपका आएगा दैट इज sin इनवर्स 2/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन लॉन्ग लग रही है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई सवाल मुश्किल होगा, कोई इजी भी होगा। तो कुछ नहीं करना है कि जहां पे कांटेक्ट छूट गया वहां नॉर्मल रिएक्शन 0 बनेगा, वेट का ये वाला कंपोनेंट, वेट का साइन कंपोनेंट mv² के बाई r के बराबर होगा, पॉइंट नंबर 1। अब v कैसे निकालोगे इस जगह पे, यू हैव टू यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। A cylinder of weight W and radius R is to be raised, एक सिलेंडर है, इसको हमें इस सेटअप के ऊपर ले जाना है, is to be raised on a horizontal step, height h है, ये height h है। A rope is wrapped, एक रोप रस्सी है, हमने इसको लगाई हुई है, and pulled horizontally with a force F, हम फोर्स F लगा रहे हैं। Assuming that the cylinder does not slip on the step, ये सिलेंडर स्लिप नहीं होगा, find the minimum force necessary to raise the cylinder। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम कितना फोर्स लगेगा इसको इधर ले जाने, सिंपल इतना है। तो हम क्या करेंगे, ये कब घूमेगा, जब अप्लाइड फोर्स का टॉर्क mg के टॉर्क से ज्यादा होगा, दैट इज इट। यानी अप्लाइड फोर्स का टॉर्क
mg के टॉर्क से ज्यादा हो। अब सबसे पहले बता अप्लाइड फोर्स तो कहना है सिंपली से टॉर्क ड्यू टू F शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg, बिकॉज अप्लाइड इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ये मैं ले रहा हूं, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेकिन mg का टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट। अब देख लीजिए अप्लाइड फोर्स का टॉर्क कितना होता, r इंटू एफ, बट r एंड f शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां से r ये डिस्टेंस आप लोगे है ना, सो बताओ अप्लाइड फोर्स का टॉर्क क्या होगा, r इंटू एफ। अब ये r कितना बच्चे, ये सारा है ना 2r, 2 टाइम्स द रेडियस, ये हाइट है h, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 2r माइनस h। आई रिपीट, ये डबल द रेडियस हुआ 2r, ये h है तो ये हाइट होगी 2r माइनस h। अब बता अप्लाइड फोर्स का टॉर्क कितना होगा, व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, टॉर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज f इनटू 2r माइनस h। एक लाइन में इसका आंसर, ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड बड़ा लग रहा है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन टॉर्क ड्यू टू mg। mg ये है, mg ये है, पूरा ध्यान रखना, ये mg है, mg का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, अभी r परपेंडिकुलर ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी mg के लिए जो टॉर्क बनाएगी, सो mg इंटू r, mg इंटू r, mg इंटू r। ठीक है, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, लॉजिकली सोचो, ये डिस्टेंस है ना r, ये r है, ये h है, आई रिपीट ये r है, ये h है, तो ये होगा ना r माइनस h, दिस इज r माइनस h। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस अगर x है, क्या हम ये निकाल सकते हैं, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से। सो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो r स्क्वायर किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर प्लस r माइनस h का स्क्वायर। तो x हम निकालेंगे, ये इधर ले आओ, तो ये बन गया r स्क्वायर माइनस r माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2rh, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है, तीनों को मल्टीप्लाई होगा, ये r स्क्वायर कटेगा, ये प्लस बन जाएगा, यानी ये बना ट्वाइस RH, ये बन जाएगा माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x का वैल्यू जो आपका आएगा, x का वैल्यू, आई रिपीट x का वैल्यू जो आपको बच्चों आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2RH माइनस h स्क्वायर। अब बस हो गया सवाल खत्म। अब बता mg का टॉर्क होगा mg इंटू एक्स, सो mg का टॉर्क होगा mg इंटू एक्स। x का वैल्यू निकाला हमने पाइथागोरस थ्योरम से, तो बताओ f इंटू 2r माइनस h, अप्लाइड फोर्स का टॉर्क होना चाहिए बड़ा किसे, mg, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ऑलरेडी आया है अंडर रूट ऑफ 2RH माइनस h स्क्वायर के बराबर। तो बताइए f का वैल्यू फिर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, mg बेसिकली वेट है w, सो w इंटू अंडर रूट ऑफ 2RH माइनस h स्क्वायर डिवाइड बाई 2r माइनस h, यानी अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन, आई थिंक पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो ये तभी ये सिलेंडर इस सेटअप पे आएगा जब अप्लाइड फोर्स का टॉर्क यानी F इंटू ये डिस्टेंस होगा mg इंटू ये डिस्टेंस के बराबर। F इंटू ये डिस्टेंस यानी अप्लाइड फोर्स का टॉर्क होगा वेट इंटू ये डिस्टेंस के बराबर या इससे ज्यादा। सो दिस इज द मिनिमम फोर्स, असल में फोर्स होना चाहिए इससे ज्यादा। सो मिनिमम फोर्स इतना लगेगा। आई होप कि आपको समझ आया। अच्छा क्वेश्चन था। Find the moment of inertia of the two uniform joint rods। आपके पास दो rods है, we have to find the moment of inertia about point P और एक्सिस इधर से पास हो रही है। तो सबसे पहले ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, ये रॉड का सर इसका तो होगा ml स्क्वायर बाई 3। ये तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा अब हमें निकालना है ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ये रॉड बच्चों, ये रॉड ये और एक्सिस यहाँ पे है, दिस इज द एक्सिस। तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ml स्क्वायर बाई 3, ये तो हो गया। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इस एक्सिस के अबाउट। तो पहले सेंटर ऑफ मास एक एक्सिस पास कराएंगे, सेंटर ऑफ मास यानी यहां से। अब बताइए आई किसके बराबर होगा, आई होगा बराबर आई COM प्लस md स्क्वायर के बराबर। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इट इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस आएगा बच्चों m इंटू दो एक्सिस के बीच में दूरी ये लेनी पड़ेगी, ये एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस है, दूरी ये है। तो बच्चों ये डिस्टेंस दी है L, ये है L बाई 2। तो ये जो होगा हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, ये होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L बाई 2 का स्क्वायर, यानी ये हाइट होगी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, यानी 4L स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 5L स्क्वायर बाई 4। और यही आपकी बनेगी डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। सो D के बदले बच्चों आप क्या आएगा, इट इज D का स्क्वायर लेना, इसका स्क्वायर यानी 5L स्क्वायर बाई 4 आएगा। So your answer is ml square by 12 plus 5 ml square by 4 है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको भी 4 अगर बनाए 12 बनाएंगे 3 से मल्टीप्लाई होगा,
ये बनेगा ml² / 12 प्लस 15 ml²/12, तो ये बन जाएगा 16 ml²/12, ये बन जाएगा 4/3 ml²। सो ये वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कितना है 4/3 ml², इसका कितना ml²/3। सो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनका सिंपल एडिशन हो जाएगा। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आएगा ml²/3 प्लस 4/3 ml², यानी आंसर आएगा 5/3 ml², 5/3 ml²। सो इट इज ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि सही है। 29, आपके पास दो व्हील्स है, देखिए दो व्हील्स दिए गए हैं, ए और सी व्हील दिया गया है, इनको अपने बैलेट से कनेक्ट किया हुआ है। द रेडियस ऑफ सी, द रेडियस, इसका रेडियस ऑफ सी दिया गया है 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ ए, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द रोटेशनल इनर्शिया, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है, इन व्हील्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना है कि बोथ व्हील्स हैव सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। सो बता इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई के बदले आई ए और ओमेगा के बदले ओमेगा ए स्क्वायर। उस व्हील की भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, आएगा हाफ ऑफ आई सी, इसका नाम है व्हील सी, आई सी ओमेगा सी का स्क्वायर, राइट। ओके, अब देख लीजिए बच्चों, यहां पे थोड़ा सा सिंपल होगा, 1/2 कटेगा, हमें निकालना आई सी बाई आई, वो होगा ओमेगा ए बाई ओमेगा सी। अब अगर आप देखेंगे यहां जो इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, बिकॉज ये बैलेट कनेक्टेड है, वी सेम हो, जो इधर वेलोसिटी होगी वो इधर वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी तो सेम होगी बिकॉज बैलेट की हर एक पॉइंट की वेलोसिटी तो सेम होगी। सो v बराबर है, और हम जानते हैं ओमेगा होता है v बाय r के बराबर। सो कहना इससे इट इज आई ए, ओमेगा होगा ना v बाय r a के बराबर, लेकिन v में v लिख रहा हूं बिकॉज इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वही इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। जब हम व्हील को, जब वो चेन होती है ना, पॉइंट्स की वेलोसिटी तो सेम होती है, लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, ओमेगा अलग अलग होता है। और यहाँ पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी, ओमेगा के बदले क्या आएगा बच्चों, v बाय r c का स्क्वायर। सो v कैंसिल हो गया, अब हमें निकालना आई सी बाय आई, तो इधर इधर ये इधर ले जाओ, ये बनेगा आर सी का स्क्वायर, आर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू आई सी बाई आई, है ना, बस हो गया सवाल खत्म। नो आर सी दिया गया है, ये आएगा आर सी बाई आर ए का होल स्क्वायर, आर सी बाई आर ए का होल स्क्वायर, दिस इज आई सी बाई आई, है ना। आई आर सी, रेडियस ऑफ सी इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ ए, ये बन जाएगा 3 टाइम्स आर ए डिवाइड बाई आर ए का होल स्क्वायर, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, तो आर ए गया, आंसर आया 9। सो आई सी बाई आई आएगा 3 स्क्वायर इज 9, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज 9। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही ऑप्शन है। तो जब ये याद रखना, जब व्हील्स घूमते हैं पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होती है लेकिन ओमेगा अलग अलग होता है। 30, when a body moves with constant speed in a circular path, work done is 0। Obviously जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जाता है, आपने पढ़ा हुआ होगा, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जाता है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इस पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, एंगल थीटा 90 है, तो वर्क डन 0 होगा, पहला ही ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन इज 0, नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होती है ना। अच्छा, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, गलत, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता है ना। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट रही होती है, वेलोसिटी हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। सो वर्क डन इज 0। 31, a body of mass 4 kg moving velocity 12 मीटर पर सेकंड collides with another body of 6 kg at rest। आपके पास दो बॉडीज है, ठीक है, एक बॉडी का मास है 4 kg, इसकी वेलोसिटी है 12, ठीक है, ये कोलाइड करती है दूसरी बॉडी के जिसका मास है 6 kg, जो कि रेस्ट में है, जिसकी वेलोसिटी है 0। If the two bodies stick together after the collision, ये स्टिक हो जाते हैं कोलिजन के बाद, then loss of kinetic energy of the system is, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस के लिए फॉर्मूला है, it is half of m1 m2 divided by m1 plus m2 into u1 minus u2 का होल स्क्वायर into 1 minus e का स्क्वायर, है ना। और हम जानते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तो e का वैल्यू 0 होगा, तो e का वैल्यू 0 है। तो बताओ व्हाट इज द एनर्जी लॉस, इट इज 1/2, दो मासेस दिए हुए हैं 4 into 6 डिवाइड बाय 4 plus 6, पहले की वेलोसिटी है 12, दूसरे की है 0, तो होल स्क्वायर, तो आंसर आएगा 2 1s are 2 2s are, ये बन जाएगा 12/10 into 144। जब आप इसको सॉल्व करते हैं इसका अराउंड शायद 172 आता है, इसको सिंपल कैलकुलेशन है, 172 इज द आंसर, दिस इज द एनर्जी लॉस। The center of mass of two particle system lies on the line joining the two particles being closer to the heavier particle। सीधी सी बात है, सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करता है जिधर का मास ज्यादा होता है। अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक है m1 दूसरा है m2,
अगर m1 बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास इसी की ओर होगा, असर्शन सही है। Reason, product of mass of one particle and its distance from the center of mass is numerically equal to product of mass of other particle and its distance from center of mass। सही है, हम जानते हैं अगर ये दूरी है r1, ये दूरी है r2, और अगर ये सेंटर ऑफ मास है, हम जानते हैं m1 r1 होता है बराबर m2 r2 के बराबर, यानी जिधर का मास कम होगा उधर का r ज्यादा होगा, जिधर का मास ज्यादा है उधर का r कम है। सो ये दोनों सही है, एंड assertion is the correct explanation to the reason. So both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. ठीक 33 आपके पास दो रॉड्स दी गई है, हमें बताना है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये वाली रॉड को रिप्लेस करते हैं अपने सेंटर ऑफ मास से, तो उसके टोटल लेंथ है l, तो सेंटर ऑफ मास ये लेंथ होगी फिर l/2, x कोऑर्डिनेट होगा l/2, y कोऑर्डिनेट होगा 0। इस रॉड को रिप्लेस कर लो अपने सेंटर ऑफ मास से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे यहां से यहां तक, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट बच्चों l होगा, बिकॉज इसकी टोटल लेंथ है 2l। अगर इसकी लेंथ है l तो इसका मास बच्चों m होगा, अगर इसकी लेंथ है 2l तो इसका मास 2m होगा, इस चीज का ख्याल रहे। नाउ व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास xcom, m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2। सो m1 x1 यानी m into l/2, m into l/2 plus m2 x2 यानी 2m into 0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी m प्लस 2m जो कि 3m होता है। तो बच्चों mm जाएगा, आंसर आएगा l/6, यानी x कोऑर्डिनेट आएगा l/6, है ना। तो l/6, तो आई थिंक थर्ड और फोर्थ ऑप्शन फिलहाल मैच हो रहे हैं। नो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा, हम जानते हैं ना बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास होंगे, हम हर एक को रिप्लेस करते हैं अपने अपने सेंटर ऑफ मास से, फिर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, दैट इज इट। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है, कोऑर्डिनेट्स लिखो, मासेस लिखो, खेल खत्म कर लो। y आएगा m1 y1 यानी m into 0 प्लस m2 y2 यानी 2m into l डिवाइड बाय m1 प्लस m2 2m प्लस m यानी डिवाइड बाय 3m। तो आंसर आएगा mm कटेगा यानी आंसर आएगा 2l/3, यानी y कोऑर्डिनेट होगा 2l/3, x कोऑर्डिनेट है l/6, y कोऑर्डिनेट है 2l/3। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ A road is banked at an angle of 30 degree to the horizontal, banking angle दिया गया है और कर्व का रेडियस भी दिया गया। At what velocity will the car experience no friction while negotiating the curve? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बैंकिंग एंगल की फॉर्मूला अगर आपको याद होगी, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस दैट इज इट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगी, सीधी सी बात है, थीटा 30 है, tan 30 हुआ 1/√3, सो 1/√3 इज इक्वल टू वेलोसिटी निकालनी है, radius is given as 10√3 और g का वैल्यू 10 है, तो √3 गया, 10 10s are 100, यानी v स्क्वायर का वैल्यू आया 100, यानी v का वैल्यू आया 10 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी जब फ्रिक्शन विक्शन ना हो, सिर्फ बैंकिंग हो, लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में, सो इसको वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड बाई 80/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि किलोमीटर पर आवर में आंसर आए। सो 5 1s are 5 2s are 2 8s are 36, सो 36 किलोमीटर पर आवर is the velocity of the car, maximum velocity। देखो ये वाला क्वेश्चन, इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो बड़े बेसिक है, लेकिन नीट एग्जाम में मिक्सड आते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े बेसिक मिलेंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी मिलेंगे, तो मैं सारी लेवल टच कर रहा हूँ। If AR and AT represent the radial and tangential acceleration of the particle will be uniformly circular। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है जहां स्पीड कांस्टेंट होती है, वहां पे सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वहां 0 होती है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होती है। तो आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, रेडियल एक्सेलरेशन 0 है नहीं, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन टेंजेंशियल ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, राइट। चलिए 36, a car is moving on a circular horizontal track of radius 10 मीटर। आपके पास एक गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, रोड पे जा रही है, इस रोड का रेडियस दिया गया है हाउ मच, 10 मीटर, 10 मीटर, ये गाड़ी जा रही है, ठीक है। ए प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोप, यानी एक पेंडुलम आपने एक रूप से सस्पेंड कर रखा है, ठीक है, बाय इसकी लेंथ भी दी गई है। द एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक इज, हमें बताना ये रॉड जो है, ये रॉड कितना एंगल बनाएगी, tan थीटा। और अगर आपने ये पढ़ा होगा, सर्कुलर डायनेमिक्स पढ़ा हो, गाड़ी के अंदर पेंडुलम है, गाड़ी सर्कल में जा रही है, तो tan थीटा होता है v स्क्वायर बाय rg के बराबर। सो tan थीटा बच्चों आपका होता है v स्क्वायर बाय rg के बराबर। सो tan थीटा का वैल्यू जो आएगा, वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 10 यानी 10 स्क्वायर, रेडियस है 10, g का वैल्यू भी 10 है, 100/100 इज 1,
tan थीटा का वैल्यू ना थीटा आया 45 डिग्री। बट अगर हम यहाँ देखेंगे ये एंगल होता है वर्टिकल के साथ, लेकिन क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे द एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा। तो फॉर्चुनेटली इस सवाल में 45 तो ये एंगल हमारा आया, तो ये कितना आएगा, ये भी 45 ही आएगा बिकॉज ये 90 है। बट अगर क्वेश्चन में थोड़ी चेंज होती तो आपने गलत किया हुआ होता। सो ये जो एंगल होता है ना, ये जो आप निकालते हैं वर्टिकल के साथ होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनेगा। बट अगर ये 45 ये 90 है तो ये भी 45 ही होगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जो आएगा वो 45 ही आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now question number 37. An object of mass m is displaced on smooth bowl of radius 12 cm and released. Then the height from the ground at which block will leave the bowl. हमें बताना है किस हाइट पे ये ब्लॉक जो है ना ये बाउल को लीव करेगा। इनफैक्ट अगर आपने पढ़ा होगा इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, cos थीटा जो हमारा होता है दैट इज 2/3। cos थीटा हमारा होता है 2/3 के बराबर। बस सिंपल cos थीटा इज 2/3 और बस cos थीटा के बदले आएगा फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया सवाल खत्म। लेकिन अगर हम करना भी चाहेंगे ये cos थीटा कैसे 2/3 क्या मैं समझा रहा हूं। मान लो यहाँ पे ये ब्लॉक जो है ये कॉन्टैक्ट लीव कर रहा है। कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन बनेगा 0। अब अगर यहाँ पे बच्चों देखेंगे, मान लो यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स है, नीचे आएगा mg है ना, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इधर से आएगा mg का कॉस कंपोनेंट mg cos थीटा, इधर से आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी mv²/r के बराबर। सो नॉर्मल तो 0 है, तो कैन आई से इट इज mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r के बराबर। तो बच्चों mm यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो g cos थीटा जो आएगा या cos थीटा जो आपका आएगा या r इधर चला जाएगा है ना, तो r यहाँ चला जाएगा। सो r g cos थीटा किसके बराबर आया, ये v² के बराबर आया। फिलहाल ये इक्वेशन आपके सामने है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब इसने कॉन्टैक्ट लूज किया वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे मैं वो v का वैल्यू निकालना चाहूंगा। सो मैं यहाँ से यहाँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करूंगा। सो क्या नहीं से k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो बच्चों मैं इसको ग्राउंड मान के चलता हूँ, मान लो ये ग्राउंड है, तो बताओ व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिंपली 0 बिकॉज ये ग्राउंड में मान रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों हाफ ऑफ mv², और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि ये ग्राउंड से नीचे आया, यहाँ आया, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस mgh के बराबर। और h यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ये हाइट किसके बराबर होगी, r माइनस h। ये हाइट दी गई है ना, तो बताओ ये हाइट कितनी होगी, r माइनस h। तो ये वाली हाइट, ये गिर गया ऑब्जेक्ट, यानी r माइनस h के बराबर। मैं यहाँ से बेसिकली v निकालना चाहता हूँ। अब अगर हम ये h देखेंगे, देखो बच्चों ये r है ना टोटल, ये कैपिटल R है, तो ये अगर r है तो ये h होगा r का cos कंपोनेंट, r cos थीटा। सो कैन इज सिंपली से h के बदले क्या आएगा, r cos थीटा। इसको इधर ले आओ, ये बनेगा mg r माइनस h के बदले आएगा बच्चों r cos थीटा, और ये बन जाएगा 1/2 mv² के बराबर। mm आपका कैंसिल हुआ तो 2 यहाँ जाएगा, 2g r कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos थीटा दैट इज इक्वल टू v²। सो v² का वैल्यू आया 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा। v² का वैल्यू इधर पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, आप कैपिटल आर या स्मॉल आर ले लो, एक ही बात है बिकॉज रेडियस तो आर ही है। तो ये बन जाएगा, आई विल सिंपली राइट इट इज rg cos थीटा विच सिंपली इज इक्वल टू v²। v² का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v², इट इज 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो gr और gr कैंसिल हुआ, तो cos थीटा का वैल्यू आया 2 माइनस 2 cos थीटा, राइट, ये इधर चला जाएगा। सो 3 cos थीटा किसके बराबर आया, 2 cos थीटा किसके बराबर आया, 2/3। तो आज के बाद कभी भूलना नहीं, ये वाला एंगल अगर निकालना हो, जिस एंगल पे ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा इनके बीच का कॉन्टैक्ट लॉस्ट होगा, फिर ये ऐसे गिरने लगेगा, cos थीटा हमेशा होता है बराबर 2/3 के। अब हमें ये h निकालना, बस हो गया खत्म खेल। सो हम जानते हैं cos थीटा 2/3 है, सो cos थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है बच्चों h, हाइपोटेन्यूज है r कितना दे रखा है 12, सो 12 आएगा 2/3 के बराबर। सो 3 1 3 4 h का वैल्यू आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर की हाइट पे, ग्राउंड से 8 सेंटीमीटर की हाइट पे कॉन्टैक्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, लाइज ऑलवेज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हमेशा लाई करता है। May lie within, outside and on the surface of the body, lies always inside the body, lies always on the surface of the body। ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के ऊपर भी, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो may lie within, outside, on the surface of the body। Now 39, अब देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है, पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर,
टू कॉर्नर्स ऑफ दिस स्क्वायर पीस आर फोल्डेड टू मेक अपीयर लाइक दिस। हमने ये कॉर्नर फोल्ड किया, ये कॉर्नर भी फोल्ड किया, इसको हमने ऐसे बनाया। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बोथ द कॉर्नर्स आर पुट एट द सेंटर ओ इफ ओ इज टेकन टू बी, अगर ये ओ है 0,0, क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ निम्स सिस्टम क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आपको नहीं लगता जो इधर का मास है, हम देखिए हम क्या करेंगे, हम दोनों को रिप्लेस करेंगे अपने अपने सेंटर ऑफ मास। पहले ये वाला पोर्शन, लेफ्ट वाला पोर्शन, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर ये टोटल है 2a, ये होगा a, तो ये होगा a/2, यानी इस सारे का सेंटर ऑफ मास यहां है, यानी यहां है। कोऑर्डिनेट्स आएंगे बच्चों -a/2, 0, राइट। इसी तरह से अब अगर हम ये लिखेंगे, अब ये ट्रायंगल, इसको हमने ऐसे ऐसे बंद किया है, तो ये ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास यहां होगा। और आपको पता होना चाहिए ट्रायंगुलर लैमिना का, ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास जो होता है ये a/3 पे होता है। सो a/3, 0, राइट। अच्छा, जितना इधर का मास होगा उतना इधर का भी मास होगा। तो अगर हम इधर का मास m रखेंगे, उधर का भी मास m रखना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों बताओ अब क्या आएगा। नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो आंसर आएगा m into a/3 प्लस m into -a/2 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना आएगा बच्चों, 2m के बराबर। अब देखो m m m कैंसिल हो गया, तो आंसर आया a/3 -a/2 होल डिवाइड बाय 2। ये बनेगा 2a - 3a, इट इज 2a - 3a। तो 2a - 3 हुआ -a/6 होल डिवाइड बाय 2, तो -a/12 जो होगा सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा -a/12, 0। ठीक है, तो दिस वाज one of the good question. Question number 40. A mass m, आपके पास एक मास m is supported by a massless string wound on a hollow cylinder of mass m and radius r. If the string does not slip on the cylinder, what is the acceleration of the mass? हमें acceleration निकालनी है। अगर आपने पुली प्रॉब्लम्स पढ़ी है, acceleration जो होता है वो होता है एक साइड का मास, इधर वाला वेट यानी mg, माइनस इधर वाला वेट, इधर तो कोई वेट है नहीं, सो इधर वाला वेट माइनस इधर वाला वेट डिवाइड बाय टोटल हैंगिंग मास। व्हाट इज द टोटल हैंगिंग मास, m ही है, प्लस होता है बच्चों I/r², अगर आपने पढ़ा हुआ होगा। इधर वाला वेट माइनस इधर वाला वेट डिवाइड बाय टोटल हैंगिंग मास प्लस I/r²। I/r² सिलेंडर का होता है, पुली का होता है। सो बताओ एक्सेलरेशन बच्चों क्या आएगी, इट इज mg डिवाइड बाय m प्लस, अब देख लीजिए ये हॉलो सिलेंडर दिया, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना mr²। सो व्हाट इज I/r², I/r² आएगा m के बराबर है ना, इसका मास m है, स्मॉल m ही दिया है। सो व्हाट इज I/r², m ही आएगा। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इट इज mg डिवाइड बाय 2। m बच्चों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा g/2, यानी g/2 विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये ब्लॉक g/2 एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। A block of mass 1.9 kg is rest at the edge of a height of 1 meter. आपके पास एक ब्लॉक है जिसको आपने एक हाइट पे रखा है, कितनी हाइट पे, 1 मीटर हाइट पे रखा है, ठीक है, ऐसे। ए बुलेट, इसका मास है 1.9 kg, 1.9 kg। अब एक बुलेट आ रही है बच्चों, एक बुलेट आ रही है जिसका मास है 0.1 kg। ये आ रही है विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से, 20 मीटर पर सेकंड से आ रही है। अब बुलेट इसके अंदर जा रही है, ठीक है। If the velocity of the bullet is 20 मीटर पर सेकंड, ये दिया गया है, then the kinetic energy just before combined system strikes the floor। क्वेश्चन कह रहा है कि जब अब ये कंबाइंड सिस्टम जब फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से इस पूरे सिस्टम की यहां वेलोसिटी क्या होगी। सो मोमेंटम कंजर्वेशन इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम, सिर्फ बुलेट का है, यानी 20 into 0.1 मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम का होगा, अब ये बुलेट इसके अंदर समा गया। सो व्हाट इज द फाइनल मास, 1.9 प्लस 1 प्लस 0.1, दैट इज 2 kg, यानी 2 into वेलोसिटी भी आ गया, ठीक है। तो ये होगी अब इस कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी। तो 2 1s are 2 10s are, सो मतलब वेलोसिटी कितनी आई, 1 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आई। ये कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी हमने निकाली मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब यहां से यहां हम लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। तो बच्चों मुझे बताओ व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल, अब यहां से यहां देखो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मास कितना लोगे, सारा मास लेना पड़ेगा 2, और वेलोसिटी कितनी लोगे बच्चों, 1 लेंगे, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh, यानी 2 into g into हाइट, हाइट कितनी है 1। सर m आपने 2 क्यों लिया, बिकॉज ये कंबाइंड सिस्टम है, प्लस, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो बच्चों ये क्या बनेगा, ये 1 बनेगा,
2 10 20 हुआ. So what is the final kinetic energy? Final kinetic energy आएगी 20 + 1 यानी 21 जूल के बराबर. 21 जूल ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही आंसर आएगा. 42. A ball moving with velocity 9 मीटर पर सेकंड strikes another ball at rest. आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ये मूव करे विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स. मान लो इसका मास है m, ये दूसरी बॉल जिसका मास भी हमें इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये इनिशियली रेस्ट में है बच्चों, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ द मोशन. लाइन ऑफ मोशन ये है. अब जब कोलिजन होगा, क्वेश्चन कह रहा है कोलिजन के बाद एक बॉल इधर जा रही है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, दूसरी बॉल इधर जा रही है, ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रही है. फाइंड देयर स्पीड्स आफ्टर द कोलिजन. कोलिजन के बाद बताना है स्पीड्स क्या होगी. देखिए, अगर हम लॉजिकली देखेंगे, मान लो इसकी स्पीड है v1, सपोज इसकी स्पीड है v2. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे. इधर आएगा साइन कंपोनेंट यानी v1 sin 30, इधर आएगा v1 cos 30. इसी तरह से v2 का यहां से cos कंपोनेंट आएगा v2 cos 30, इधर से आएगा बच्चों v2 sin 30 के बराबर. देखिए, अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व तो होगा. व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में? 0. सो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम है 0, वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम होगा ना, इसका और इसका मास दोनों का सेम है. सो कहने से mv1 sin 30 माइनस mv2 sin 30 है ना. इसका इनिशियल मोमेंट, इसका मोमेंटम और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम. इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम है नहीं, फाइनली वर्टिकल डायरेक्शन में दो मोमेंटम है. मैंने एक इसलिए माइनस लिया बिकॉज ये नीचे की ओर है. जब हम ये देखेंगे, ये बन जाएगा बच्चों mv2 sin 30 इज इक्वल टू mv1 sin 30. सो sin 30 जाएगा, mm जाएगा, v1 आया v2 के बराबर. यानी कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी. एक बात तो कंफर्म. अब हमें वही वेलोसिटी निकालनी है, दोनों की सेम है. अब हम क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल. बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोलिजन से पहले सिर्फ इसका मोमेंटम था कितना? m इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू 9. अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो मोमेंटम भी सेम होगा. तो बच्चों क्या आएगा? शाबाश, इट इज m इंटू v1 cos 30 प्लस m इंटू v1 v2 cos 30. ठीक है बच्चों, तो m m m कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 9 इज इक्वल टू, देखिए v1 और v2 सेम है, ये बनेगा v cos 30 यानी ट्वाइस v cos 30, राइट. तो v का वैल्यू आएगा 9 इज इक्वल 2 इंटू v इंटू cos 30 इज √3/2. 2 जाएगा, वेलोसिटी आएगी बच्चों 9/√3 के बराबर. दोनों की वेलोसिटी यही होगी 9/√3. बट अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, वी आया 9/√3, तो √3 से अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे √3 से, तो ये बन जाएगा बच्चों 9√3/3. सो 3 1 3 3 आंसर आया 3√3, यानी वेलोसिटी होगी 3√3. दोनों की वेलोसिटी सेम होगी 3√3 के बराबर. 43. आपको एक बार दिया गया लेकिन इसका वजन भी है फिर 500 न्यूटन. तो सीधी सी बात है, 500 न्यूटन ये कहा, ये रॉड का वजन रॉड के सेंटर पे यहां कहीं होगा. सो दिस इज द वेट ऑफ द रॉड यानी 500 न्यूटन के बराबर, राइट. अब अगर ये सेंटर पे होगा, आपको नहीं लगता, देखो ये अगर L है तो ये होगा ना 0.5 L. अगर ये 0.5 है L है, ये 0.3 L है, ये 0.2 L है ना. और अगर हम यहां से देखो, यहां से यहां तक 0.7 है, तो ये बीच में होगा ना 0.5 L पे, तो पता चला यहां से यहां तक की दूरी जो है दैट इज 0.2 L के बराबर है ना. अब देखो हम क्या करें, क्वेश्चन कह रहा है कि W का वैल्यू, हम एक एडिशनल वेट डाल रहे हैं, W का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि T1 और T2 बराबर है. T1 और T2 बराबर है. अगर T1 T2 बराबर है, हम दो चीजें लिखेंगे. पहले अपवर्ड फोर्स, क्योंकि इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड में कौन सा फोर्स लग रहा है? T और T लग रहा है. मैं T1 T2 नहीं लिखूंगा बिकॉज ये दोनों बराबर दिए गए हैं, T. सो T प्लस T आएगा बराबर बच्चों 500 प्लस W. सो 500 प्लस W. सो 2T आया बराबर 500 प्लस W के बराबर. सो ये पहली इक्वेशन आपको आ गई, हमें W निकाल. दूसरी चीज हम क्या लेंगे, चूंकि ये रेस्ट में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क भी 0 होगा, तो हम लिखेंगे बच्चों नेट टॉर्क 0. ये था नेट फोर्स 0. अब हम लेंगे नेट टॉर्क 0, लेकिन हम किस पॉइंट के अबाउट लेंगे? मुझे लगता है कि इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 लेंगे. अब बता किस किस का टॉर्क होगा? एक तो टॉर्क ड्यू टू T1 होगा बच्चों, और होगा टॉर्क ड्यू टू 500 न्यूटन,
और होगा टॉर्क ड्यू टू डब्ल्यू, और होगा टॉर्क ड्यू टू T1 या T1, ये टॉर्क ड्यू टू T है ना, ये टेंशन सेम है, T इन सम का सम जो है वो 0 के बराबर होगा। अब बता इस टेंशन का टॉर्क कितना होगा, ये दूरी है 0.4L, सो T1 इंटू 0.4L, T1 इंटू 0.4L के बराबर। चूंकि ये क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा इस पॉइंट के अबाउट, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज टॉर्क हम प्लस लेंगे, राइट। अच्छा अब बता 500 का टॉर्क कितना होगा, 0.2L इंटू 500, यानी 0.2L इंटू 500, ठीक है। और ये कौन सा टॉर्क बनाएगा, ये बनाएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस लिया जाएगा, इसको माइनस लेंगे। अच्छा डब्ल्यू का टॉर्क, चूंकि आप इसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 ले रहे हैं, तो डब्ल्यू का टॉर्क होगा 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब टेंशन का टॉर्क कितना होगा, 0.3L इंटू टी, यानी 0.3L इंटू टी। अब लेकिन देखिए ये कौन सा टॉर्क बनाएगा, ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव लेना होता है, दैट इज इक्वल टू 0। बस हो गया सवाल खत्म, इसको फर्दर सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। यानी अगर हम लिखेंगे तो 0.4L, ऐसे लिखूंगा 0.4L इंटू T1 माइनस 0.3L इंटू T1, ये T ही है, T1 लिखेंगे, ये बन जाएगा बच्चों 0.2L इंटू 500 के बराबर। अब देख लीजिए L L L आपका कैंसिल हुआ, 0.4L माइनस 0.3L इज 0.1, 0.1T आपको जो आएगा दैट इज 0.2 हुआ 2/10 इंटू 500 के बराबर बच्चों, तो 0 0 गया, तो 0.1T आपका आया 100 के बराबर, यानी T का वैल्यू जो आपका आया दैट इज 100 बाई 0.1, यानी T का वैल्यू आपका आया 1000। अब T का वैल्यू इधर डाल देंगे, सो 2 इंटू 1000 हुआ 2000, 2000 माइनस 500 हुआ 1500, यानी W का वैल्यू आया 1500 के बराबर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो आपका आंसर आया 1500 आंसर आएगा, राइट। 44. A boy of mass 50 kg is standing at one end of the boat of length 9 meter and mass this. If he runs to the other end, the distance from the center of mass of the boat boy system moves is 0. आपको ये पता होना, बोट प्रॉब्लम्स आपने पढ़ी होगी। अगर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 लग रहा है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर है ये बोट, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. नाउ 45. A round disk of moment of inertia I2, आपके पास एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, राइट। About its axis perpendicular to plane and passes through its center is placed over another disk of moment of inertia I1. हम इसको और एक डिस्क के ऊपर बिठा रहे हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों I1 है, जो रोटेट कर रही है ओमेगा से, ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा से ये डिस्क ऑलरेडी रोटेट कर रही है। हमें बताना द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। अगर आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो हमारी होती है बच्चों वो होती है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2 के बराबर। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखेंगे, नाउ व्हाट इज I1 into omega, so I will write it is I1 into omega, शाबाश। इसका I2 जो है I2 है लेकिन ओमेगा 0 है, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में आएगा I1 प्लस I2 के बराबर, यानी I1 ओमेगा बाय I1 प्लस I2, I1 ओमेगा बाय I1 प्लस I2। सो दिस इज द कंबाइंड, ये बेसिकली दो डिस्कस है, ये डिस्क रेस्ट में, ये घूम रहे हैं, हम इसको इसके ऊपर बिठा रहे हैं, हमें कॉमन ओमेगा निकालना होता है। कॉमन ओमेगा की फॉर्मूला ये है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइड बाय I1 प्लस I2, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। सो फाइनली आपका डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में हम मिलते हैं जिसमें ग्रेविटेशन और सॉलिड्स हमें देखने को मिलेगा।